उसके बाद हम फिर आगे बातचीत अपनी शुरू करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अविनाश भाई, अविनाश झा, और हमारे लव्य फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं हमारे प्रणव भाई। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना देते हुए मैं चेक इन एक्टिविटी पर पहुंचता हूँ। तो एक बार सभी साथी अपनी स्क्रीन ऑन कर लें और सभी से गुजारिश है कि एक गहरी लंबी सांस भरें और धीरे धीरे उसे छोड़ दें। एक बार अपनी बैठने की पोजीशन देख लें, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आपके पैरों पर, घुटनों पर यदि आपके हाथ हों तो बेहतर स्थिति हो सकती है। कमर गर्दन सीधी हो, जो भी आरामदायक स्थिति हो उसमें आप बैठ जाएं। अब हम 2 से 3 मिनट अगले माइंडफुल चेक इन एक्टिविटी करेंगे, जो कि हमें फोकस होने में सहायता करती है। और इस एक्टिविटी को हम कभी भी कर सकते हैं। जो साथी आईज क्लोज करने में, आंखें बंद करने में सहज न महसूस कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। वो नीचे देखें अपने पैरों की तरफ और आंखें खुली रखें। अपना ध्यान आसपास के वातावरण से आने वाली आवाजों पर ले जाएं। जो भी आपके आसपास के वातावरण से आवाजें आ रही हैं, सारा ध्यान उन पर। उन आवाजों पर ध्यान। कोई आवाज तेज हो सकती है, कोई हल्की हो सकती है, कोई दूर से हो सकती है, कोई आवाज पास से हो सकती है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाएं। प्रत्येक आती जाती श्वास पे ध्यान। श्वासों में किसी भी प्रकार का बदलाव ना करें। अपने प्रति दयालु बने रहें, सहज रहें, सजग रहें। श्वास की गर्माहट या ठंडक महसूस करें। आती हुई श्वास गर्म है या ठंडी, बाहर जाती हुई श्वास गर्म है या ठंडी। स्वयं के साथ बने रहें। जब भी आप एक आरामदायक स्थिति महसूस करें, सहज महसूस करें, कंफर्टेबल महसूस करें, आप बाहर आ सकते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपनी स्थिति के साथ बने रहें कुछ समय तक, कुछ सेकंड तक। जी, सभी साथियों से गुजारिश है कि बाहर आ जाएं, धीरे से अपनी आंखें खोल लें। तो ये हमने एक एक्टिविटी की थी, जो चेक इन एक्टिविटी है हमारी पुस्तक, जो हम बच्चों के साथ डेली करते हैं 6 के 6 दिन। चाहे वो मंडे हो, जो माइंडफुलनेस का फुल डे है, या बाकी के हमारे 5 दिन हो। तो हम चेक इन एक्टिविटी से ही अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं और उसके बाद चेकआउट से हम क्लास की समाप्ति करते हैं। तो साथियों, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो आप लोग पिछले काफी समय, भैया अभी 1 मिनट इसको नीचे कर दें, प्रणय भाई। तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमारे पहले से जुड़े हुए हैं, कई साल से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, पिछले 2 साल से। लेकिन कुछ साथियों को अभी अभी चार्ज मिला है, या मैं कहूँ कुछ समय पहले चार्ज मिला है, और कईयों को तो मुझे लगता है कि चार्ज भी शायद कल में ही या परसों में ही मिला है, जब ये सर्कुलर एक आ गया कि भाई ऐसे ऐसे हमारी जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग होनी है। उसके बाद ही कई साथियों को चार्ज मिला। तो कई साथियों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि भाई मैंने तो अभी तक कराया नहीं, मैंने तो इसको देखा नहीं, या मैं तो अभी एमसीडी से आया हूँ, या मैंने मेरी अभी ट्रांसफर हुआ है, पहले तो मेरे पास हैप्पीनेस नहीं थी। तो बहुत सारे मन में आपकी क्वेरीज होंगी, बहुत सारी ऐसे मन में विचार भी होंगे।
तो बिल्कुल भी मैं पहले तो रिलैक्स करना चाहूंगा कि कोई भी साथी परेशान ना हो। तो बहुत हम मिलकर चलेंगे, सहज रूप से चलेंगे, चर्चा रूप में चलेंगे, दोनों तरफ से हमारी शेयरिंग होगी, आपके विचार भी लिए जाएंगे और हम अपने विचार भी प्रस्तुत करेंगे और मिलकर सीखेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कोई परफेक्ट है, हम ये सीखे सिखाए हैं, हम भी आपके साथ मिलकर सीखेंगे और आप भी शायद हमारे साथ मिलकर कुछ सीखेंगे। तो बिल्कुल भी वो साथी सहज बने रहे। अब मैं ये चाहता हूँ कि 2 साथी हमारे शॉर्ट में, बिल्कुल 1-1 मिनट में, बल्कि आधे-आधे मिनट में, 2 पुराने नए साथी जो जुड़े हैं, क्योंकि उनकी मैं जानना चाहता हूँ कि भाई क्या अपेक्षाएं इस सेशन से लेकर आए हैं वो, कि 3 दिन तक हमारा जो सेशन चलेगा और हैप्पीनेस हमें नया-नया चार्ज के रूप में मिला है। अभी तो चार्ज ही कह सकते हैं हम। बाकी बात अलग है कि हम जीने में कितना उसके साथ मिलकर जिएंगे, उसके साथ चलेंगे मिलके। तो अभी तो मैं कहूँगा चार्ज के रूप में लिया है। तो 2 साथी जल्दी से अपनी बातें रख दें कि क्या किस एक्सपेक्टेशंस के साथ वो आए हैं इस मीटिंग में। मुझे लगता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी का नाम, और साथी जो नए जुड़े हैं बिल्कुल स्वयं ही अपनी बात रख दें प्लीज। गुजारिश है आप लोगों से। जी, और मंगला जी एक बात हम और भी कर सकते हैं, 1-2 साथी तो बोल दें और कुछ साथी जो और भी बात जोड़ना चाहते हैं चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जिससे कि बहुत आपके बढ़िया भैया। विचार हम तक पहुंच जाएं। जी हाँ अविनाश भाई बहुत बढ़िया। जो साथी बोल नहीं रहे वो उसमें लिख दें चैट बॉक्स में। जी जी Yes, गायत्री sir. जी। Good afternoon, sir. जी Sir, I am Anjali Sharma. जी सर मैंने अभी जैसा आपने कहा मुझे भी कल ही चार्ज मिला है एज अ कोऑर्डिनेटर। जी। तो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज दैट हाउ वी आर गोइंग टू टेक दीज सेशंस बिल्कुल। एंड आवर एक्सपेक्टेशन इज टू जस्ट justify this curriculum more appropriately. बहुत अच्छे से ये कैरी ऑन हो और उसमें जो एक्टिविटीज हो वो रियली स्टूडेंट्स के लाइफ में कैसे अप्लाई हम लोग कर पाए, तो मेरी वो एक्सपेक्टेशंस हैं। जी बहुत बढ़िया विचार आपके, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने विचार यहाँ पर रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक साथी बस और हमारे रख दें प्लीज, और उसके बाद जो चैट बॉक्स में लिखा होगा वो देख लेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी सर। जी जी मैं उमाशंकर झा बोल रहा हूँ जी। दिलसार गार्डन जैन के ब्लॉक से। हाँ जी हाँ जी। मुझे भी 2 ही दिन पहले चार्ज दिया गया है, हाँ जी। और चूंकि मेरे पास पहले हैप्पीनेस की क्लास भी नहीं थी, और फिर भी मैंने ये मतलब चार्ज बड़े हर्षपूर्वक लिया, और मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ हम कर सके, तो Thank ये you, sir. हमारी उपलब्धि रहेगी, और उसी के लिए जो हम यहाँ सीख सके हम उसको वहाँ अप्लाई कर पाए, यही हमारी उपलब्धि होगी। बहुत बढ़िया। तो आपसे पहले हमारे डॉक्टर आरपी सिंह जी जी थे, सर। जी सर। जी सर। जी में अच्छा संभाल रहे थे। जी जी जी। तो उनका प्रमोशन हो गया तो वो चले गए। तो जी 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 प्रोसेस है कि एक जाते हैं तो दूसरों को मिलता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू जहा साहब फॉर योर शेयरिंग। तो भाई जी, प्रणय भाई जी, हमारे पास कोई विचार उसमें आए हैं कि चैट बॉक्स में? नहीं सर, अभी तो नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ाइए, आप स्लाइड को आगे बढ़ाइए। जी, तो वही आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात वो अविनाश सर जिन कहा, तो साथियों अपेक्षा ये है कि जैसे अविनाश सर और मनोज सर आगे बात करते रहेंगे, बीच बीच में कुछ सवाल आपके भी पूछने के मौके मिलेंगे, लेकिन उसके बीच में ही अगर आपको कुछ सवाल आता हो, आपको कुछ शेयरिंग करनी हो, कुछ पर्सनल रिफ्लेक्शंस हो, तो आप चैट बॉक्स में लिखते रहें, और बाकी साथी भी चैट बॉक्स पढ़ते रहेंगे, हम भी पढ़ते रहेंगे। कुछ सवाल हो मन में तो उसमें लिख दें, जब भी मौका मिलेगा उन सवालों पे हम चर्चा जरूर करेंगे, उनकी शेयरिंग जरूर करेंगे। तो अलका सिंह मैम ने शायद लिखा है सर कि टीचर्स के लिए कुछ ऐसे एक्टिविटीज भी कराएं जो स्ट्रेस फ्री रखे हमें स्कूल में, ऐसी एक्टिविटीज जो स्कूल में करा सके। जी बिल्कुल, चर्चा 3 दिन हमारी चर्चा रहेगी पूरी। बिल्कुल ठीक। और प्रणय भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो पॉइंट हमारा कहीं मिसिंग हो रहा था वो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से रख दिया, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। और एक और चीज है, मैं स्लाइड आगे बढ़ा रहा हूँ, साथ साथ एक चीज और है, किन्हीं साथी को अगर अनम्यूट करके कुछ शेयर करना होगा बोल के, तो पहले कृपया अपना हैंड रेज कर दें अपने पार्टिसिपेंट लिस्ट, और उसके बीच में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हैंड रेज करने का, तो ज्यादा आसानी होगी हमें सिस्टमेटिक रूप से बातचीत रखने में। थैंक यू सर।
स्लाइड भाई जी स्क्रीन ऐसे ही कर दीजिएगा कि पूरी पीपीटी दिख जाए। पिछली बार जैसे जो समस्या आ रही थी वो थोड़ी सी रिजोल्व कर दीजिएगा। ये हो गया सर, पूरी दिख जी। रही है जी। हाँ जी। तो अभी हमारे साथियों ने अपनी एक्सपेक्टेशन बताई, तो चलो हम भी देख लेते हैं कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस ऑनलाइन जो हम हैप्पीनेस की ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ओरिएंटेशन टू हैप्पीनेस करिकुलम, इसके दो पार्ट है। हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं जो हैप्पीनेस करिकुलम का, तो एक पर्सपेक्टिव रखा जाएगा और एक फ्रेमवर्क रखा जाएगा। तो शायद हमारे साथियों को कुछ साथियों को जानकारी नहीं होगी कि हमारा हैप्पीनेस करिकुलम का एक फ्रेमवर्क भी है, तो उसकी बात भी यहाँ पर रखी जाएगी। एक डेमोन्स्ट्रेशन एंड डिस्कशन रहेगा। जो आपने देखा कि हमने अभी माइंडफुलनेस की एक्टिविटी कराई, उसका डेमोन्स्ट्रेशन हमने दिया ही, और इस पर चर्चा भी रहेंगी इन चीज़ों पे। तो हैप्पीनेस का जो कंटेंट है हमारा और जो हमारी पेडागोजीज है उन पे हमारा डेमोन्स्ट्रेशन भी रहेगा और साथ साथ चर्चा भी रहेगी। जी, एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर नोट करने वाला है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ट्रेनिंग ऑफ हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर टू फर्दर ट्रेन हैप्पीनेस टीचर्स इन स्कूल। अभी तक का पीछे इस पे इतना ज्यादा जो स्ट्रेस नहीं था, लेकिन इस बार ये बात रखी गई है स्पेशली कि जब हमारी ये 3 दिन की ट्रेनिंग हो जाएगी तो 29 तारीख के बाद, यानी कि इस महीने की 29 तारीख के बाद आप सभी अपने स्कूल में अपने हैप्पीनेस टीचर्स के साथ इस ट्रेनिंग को करेंगे, और उसके लिए आपको पीपीटीज वगैरह शेयर कर दी जाएंगी, लेकिन वो 29 तारीख के बाद ही की जाएंगी। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें आगे भी ये चीजें ट्रेनिंग के रूप में लेकर जानी है, जिसमें हम आपका सहयोग देंगे, मेंटर सहयोग देंगे, लेकिन ट्रेनिंग आप ही लेंगे, हम उसकी प्री ट्रेनिंग में जरूर सहयोग देंगे। और आपके लिए एक लास्ट में गूगल फॉर्म भी भरना है लास्ट दिन, तो जिसमें आप अपना प्लान शेयर करेंगे, उसमें कि किस तरीके से आप अपना प्लान बनाएंगे। एस्टेब्लिश कनेक्ट बिटवीन मेंटर टीचर्स हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर्स, ये भाई जी ये नीचे आ रहा था, एंड हैप्पीनेस टीचर्स। तो ये जो मीटिंग है वो जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है इसमें कनेक्ट एस्टेब्लिश करना है मेंटर टीचर के बीच में, हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर और टीचर्स के साथ। हैप्पीनेस के जो टीचर हमारे 6ठी से 8वीं या नर्सरी से 8वीं तक के, उनके साथ। जी, आज का हमारा प्रोग्राम रहेगा वो हो गया, हमारा सेटिंग हो चुकी है, हमारी सेटिंग राउंड वेलकम हो चुका है, चेक इन एक्टिविटी हो चुकी है, वार्म अप एक्टिविटी हमारी हो चुकी है, इंट्रोडक्शन हमारा हो गया है। अब हमारा हैप्पीनेस का पर्सपेक्टिव पे बात होगी और उसके बाद फ्रेमवर्क पे बात होगी। तो मैं अविनाश सर से गुजारिश करूंगा कि सर थोड़ा सा आप भी इसमें जोड़ें और आगे बढ़े। अविनाश भाई जी। जी सर आप बिल्कुल म्यूट है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रणय भाई ने हमारे सामने एक स्लाइड ला ही दी है, तो साथियों आपके लिए विचार के लिए मुद्दा है और एक सहयोग की अपेक्षा है। जितना ज्यादा हम इंटरैक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा इस सारी चर्चा में मजा आएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि चर्चा नहीं है तो प्रस्तुति हो जाएगी। तो इसके लिए 2 निवेदन, एक जितने साथी वीडियो मोड में आ सकते हैं वे आ जाएं। दूसरा निवेदन कि जो चैट बॉक्स है ना उसका हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो भी प्रश्न यहाँ पर आएंगे, जाहिर सी बात है कि समय सीमा ऐसी बंधी हुई है, टाइम को ऐसे बांध के रखा गया है कि सभी साथियों की शेयरिंग लेने में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग जाएगा बोलकर, पर लिख करके तो फटाफट बहुत सारी बातें हो सकती। देखिए हमारे सामने एक प्रश्न है कि हैप्पीनेस एक फंडामेंटल डिजायर है, इस तरीके से समझा गया है, आपको क्या लगता है? यस या नो फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए कि क्या हैप्पीनेस एक फंडामेंटल डिजायर है, मतलब क्या हर कार्य के पीछे हमारा उद्देश्य खुशी पाने का ही होता है? जल्दी से यस या नो लिखते हैं। क्या हमारे हर कार्य का उद्देश्य खुशी पाना है? अब जैसे कोई नौकरी करने जाता है, पैसे कमा के लाता है, पैसा उद्देश्य है या खुशी, वो आप तय कीजिए। कोई किसी को मदद करता है, मदद के पीछे फिर क्या कुछ छुपा हुआ है, उस पर गौर कीजिएगा। तो सभी को यही होना चाहिए, ऐसा लगता है कि लोगों को। यस, काफी लोगों का जवाब आया है, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों का यस ही आ रहा है। जी जी, एक सेटिस्फेक्शन भी आया है, बढ़िया। तो सेटिस्फेक्शन भी क्या खुशी का ही एक रूप नहीं है? सोचते चलिएगा, मेरी बातों को मानने की कोई बंदिश नहीं, कोई दबाव नहीं है। तो अब देखते हैं प्रश्न क्या है हमारे सामने। व्हाट आर आवर नोशंस ऑफ हैप्पीनेस? व्हाट इज हैप्पीनेस? हाउ टू अचीव इट? तो देखिए अब प्रश्न थोड़ा सा गहराया है।
क्या गहरा गया कि आपकी नजर में खुशी क्या है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए और हमारे स्क्रीन पे जो आता जाएगा मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जाऊंगा। जी, खुशी क्या है? आपके नजर में खुशी क्या है और पाएं कैसे? और सही गलत का तो आपको पता ही है कि हैप्पीनेस क्लास में कोई निर्णय लेने वाली बात होती नहीं। कहने का मतलब, अच्छा प्रीतु मैम ने हाथ उठाया है, आपके विचार भी हम लेते हैं। बाकी साथियों से निवेदन रहेगा कि वो लिखते रहें। प्रीतु जी अपने विचार शेयर करें। जी, क्या है खुशी? प्रीतु जी, मन की शांति, इंटरनल हैप्पीनेस। जी प्रीतु जी। जी सर, नमस्ते अविनाश सर। जी नमस्कार, हाँ बताइए। नमस्ते अविनाश सर, नमस्ते। जो खुशी है अगर इसको परिभाषित किया जाए तो ये है एक निरंतर सुख की अनुभूति। मतलब एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आप कंटेंटमेंट को फील करते हैं, और एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जो कि किसी परिस्थिति विशेष पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि आप बाहरी वातावरण से अप्रभावित रह सके, वो स्थिति पाने की कोशिश। हाँ जी चलिए बढ़िया। तो हमारे कुछ साथियों ने लिख करके भी अपनी बात रखी है, उनमें से कुछ बातों को पढ़ लेता हूँ। सुशील कुमार जी ने लिखा है, कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, ये खुशी है। एक ने अच्छा कैसे पाएं और क्या है, दोनों ही बातें इसमें जुड़ी हुई हैं। और इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, आदेश त्यागी जी ने लिखा है। मन की शांति ही खुशी है, ऐसा जयश्री छटवानी जी ने लिखा है। और जिस काम को करने में अच्छा लगे वही खुशी है। और फिर जवाब आता है कि हैप्पीनेस इज बीइंग प्रेजेंट एंड फाइंडिंग द जॉय इन एवरी मोमेंट। और जस्टिफिकेशन ऑफ व्हाट आई डन, यदि ये भी है हमारे पास तो वो भी खुशी है। चलिए विभिन्न रूप आपने रखे हैं, थोड़ा सा और टटोलेंगे हमारी चर्चा में और देखते हैं कि क्या इसके लिए हम कुछ और भी समझ को और गहरा रूप दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जहां तक आपने बातों को रखा है उन बातों में और गहरी बात कहने से मेरा तात्पर्य ये है कि क्या कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर हमारा ध्यान न गया हो। हम उससे जुड़े तो होते हैं, कर भी रहे होते हैं वैसा कुछ, पर विचारों के रूप में उसे कभी हमने टटोला नहीं होता। देखते हैं अगले स्लाइड में चलते हैं। तो प्रणय भाई अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जी, तो क्या है खुशी, उसी को टटोलने के नजरिए से यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी कह सकते हैं कि ये हमारे लिए स्रोत है या स्थिति है। जल्दी से चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। कितने लोगों को लगता है कि खुशी एक स्रोत है और कितने लोगों को लगता है कि खुशी एक स्थिति है? और यदि हमारे 37 पार्टिसिपेंट्स के आसपास हैं, यदि सबसे कुछ ना कुछ जवाब आ जाए तो अच्छा लगेगा। क्या लगता है, खुशी एक स्रोत है हमारे लिए या वो एक स्थिति है? इनर स्टेट, 2 लोगों का जवाब आ चुका है, 3 4 सबने इनर स्टेट अभी रखा है। स्टेट ऑफ माइंड, इनर स्टेट, थैंक यू। इनर स्टेट ऑफ माइंड, थैंक यू वेरी मच। स्थिति है, बढ़िया। इट इज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, एक ने सोर्स कहा है, तो बिल्कुल, तो इस पक्ष को भी जानना जरूरी है। अब देखिए हम दोनों पक्ष को सुनेंगे, तो एक व्यक्ति हम लेते हैं उनमें से जो कहते हैं कि ये स्टेट है हैप्पीनेस, एक लेते हैं उनमें से जो कहते हैं कि सोर्स है हैप्पीनेस। ठीक है, तो चर्चा थोड़ी सी और जीवंत होगी। तो मिनी शिखा सक्सेना जी, आपसे निवेदन रहेगा कि आप जरा सा माइक अनम्यूट करें अपने आप को और बात रखिए कि आपको स्रोत क्यों लगता है। जी मनीषिखा जी। मनीषिखा जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार। और नमस्ते सभी को। मैं GGSS F1 F2 की कोऑर्डिनेटर हूँ, हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर। मुझे लगता है कि हैप्पीनेस ही स्रोत है हर चीज का हमारी लाइफ में। अगर हम अंदर से खुश हैं तो हम काम भी अच्छे से करेंगे, अपने गोल्स को भी अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर हम खुद ही हैप्पी नहीं है तो मेरे ख्याल से वो एक जो अंदर का फायर होता है ना, वो खत्म हो जाता है हमारा। तो अगर हम हैप्पी हैं तो काम हमारा सब कुछ अच्छा होगा।
हमारे आगे का हमें सब कुछ अच्छा दिखेगा भी, लोग भी हमें अच्छे लगेंगे। अदरवाइज अगर हम हैप्पी ही नहीं है तो हमें लोग भी नहीं अच्छे लगेंगे, काम भी नहीं अच्छा लगेगा, कोई अच्छा सा खाना भी देगा तो वो खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हैप्पीनेस ही एक स्रोत है जिससे कि हम सभी चीजें अच्छा से अच्छी तरह से पा सकते हैं और कर सकते हैं। तो आप इसे स्रोत कह रही हैं, तो क्या मैं इसे कुछ माध्यम की तरह समझूं क्या? क्या आप कह रही हैं कि खुशी एक माध्यम बिल्कुल है सर, किसी चीज को बिल्कुल पाने का? माध्यम तो है ही इसका। माध्यम वो बहुत सारे माध्यम है। एक हम जो काम करते हैं वो भी अगर हम उसमें सेटिस्फाइड हैं तो हम हैप्पी होंगे, तो वो भी एक सोर्स हो गया। लेकिन कुछ चीजें जो हैं हमें वो एक अनकॉन्शियसली मिलती है जो कि हमें पता भी नहीं होती है कि हमने करी हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि हमने अनकॉन्शियसली अपने स्कूल में किसी बच्चे की हेल्प ही कर दी, लेकिन उस बच्चे का जरा सी स्माइल देख के अगर हमें खुशी महसूस हो रही है तो वो भी एक सोर्स है हैप्पीनेस का। तो वो उस बच्चे की मुस्कुराहट आपके लिए सोर्स बनी, या उसकी बिल्कुल मदद आपके लिए सोर्स बनी, या वो जो खुशी आपने फील किया वो सोर्स थे? नहीं, उस बच्चे की मुस्कुराहट वो सोर्स बनी हैप्पीनेस का। अच्छा, चलिए जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो मजा आता कि ये सब के सब पार्टिसिपेंट्स अपने शेयरिंग करते हैं और उसके बाद फिर जो निचोड़ निकलता उसका एक अलग ही मजा है, पर समय को ऐसे बांध दिया गया है कि हम थोड़ा तेजी से चलेंगे। तो आपको दो कारणों से शुक्रिया। एक तो ये कि जब आपने जवाब दिया, वीडियो मोड में आके आपने जवाब दिया, इसके लिए भी शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि आपने उस पक्ष पर भी ध्यान दिलाने की कोशिश की जैसा कि अन्य साथियों में से अभी वो पक्ष निकल करके नहीं आया। देखते हैं दूसरे साथी क्या कहते हैं। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, विचार आप करते रहिएगा, सभी साथी विचार करते रहिएगा कि खुशी क्या है, स्रोत है या एक स्थिति है। तो एक लेते हैं जो स्थिति कहते हैं, उनमें से एक अशोक कुमार जी से सुनते हैं। अशोक कुमार जी, आपने कहा कि इनर स्टेट है खुशी, तो आपको कैसे लगता है, संक्षेप में बताएं जी। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए बंधु। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे मान लो हम अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं कई बार और हमें लगता है कि जो स्थितियां हैं उस समय हमारे अनुकूल नहीं है, या मान लो हमारा जो भी काम है हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है, तो हमारा मन जो है असंतुष्ट हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर वो चीजें हमारे अनुकूल है, मान लो बच्चे हमारे अनुसार काम कर रहे हैं, क्लास के काम सही करके ला रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी महसूस होती है, हमें लगता है कि हमारा अचीवमेंट हो रहा है। और नहीं तो हमें असंतुष्टि महसूस होती है और हम परेशान हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक मानसिक स्टेट मतलब इनर स्टेट। कौन कौन है जी 120। तो मैं यही कहना चाह रहा था सर, ये एक स्थिति है जो हमें खुश और दुखी बनाती है। अच्छा, मतलब मन की एक स्थिति है जो हमें खुश या दुखी बनाती है ना? वो हमारे एक अनुकूल स्रोत हो रही नहीं। है तो हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलती है। लेकिन अगर कुछ एडवर्स होता है तो फिर खुशी हमारी खत्म हो जाती है जी। ये भी है। तो साथियों विचार करते रहिएगा, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बात यहाँ खत्म नहीं हुई है, फिर से ध्यान दिला दूं, बात यहाँ कंक्लूजन तक पहुंचा नहीं है। मैंने ये अपनी ओर से कुछ भी नहीं रखा कि ये स्रोत है या स्थिति है। सोचते रहिएगा, जब जब किसी कहानी को क्लास में प्रस्तुत आप करेंगे, जब जब किसी गतिविधि को आप कराते रहे हैं या कराएंगे, तो इस पर भी ध्यान देते रहिएगा कि उस पल आपने इसे क्या के रूप में देखा, स्रोत या स्थिति। तो प्रणय भाई अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। तो देखिए अगली स्लाइड में वाली बात आ गई कि ये सब क्या है हमारे लिए। हमारे पास सोर्सेस तो कई सारे दिखते हैं, जैसे कि हम कुछ खाना खा लिया हमने तो खुशी मिल गई, एक बढ़िया सा मकान ले लिया तो खुशी मिल गई, करियर में कुछ अच्छा कर लिया तो खुशी मिल गई। आपके लिए ये सब कुछ माध्यम है या लक्ष्य है? जल्दी से चैट बॉक्स का यूज करें, बताइए कि ये जो चीजें लिखी हुई हैं, फूड, हाउस, करियर, मनी, वर्ल्ड ट्रैवल, टेक्स्ट बुक, सिलेबस, ये सब माध्यम है या लक्ष्य है? थैंक यू, 2 लोगों ने जवाब दे भी दिया है, थैंक यू वेरी मच। 3 ने जवाब दे दिया, 4 ने, बहुत बढ़िया, 5 लोगों ने जवाब दे दिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए ऐसा है, अपने साथियों से जुड़ने का एक एहसास तो पहुंच ही रहा है जब आप चैट बॉक्स में अपने जवाब लिखते हैं। और इस तरह से आपने कहा कि ये खाना भी हमारे लिए माध्यम है, वो उद्देश्य नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है। घर भी हमारे लिए एक माध्यम है, वो लक्ष्य नहीं है। ये कितने लोग ऐसा कह रहे हैं?
अच्छा, एक लेकिन हटके जवाब भी आया है। वो जो हटके जवाब होता है ना, उसे सुनना हमारे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कि दूसरा एक पर्सपेक्टिव पूरा खोल दे। हो सकता है कि हम कई बार क्या होता है कि हम पहले इसे एक माइंड को सेट करके बैठे होते हैं कि हाँ ऐसा ही है और ऐसा ही होता है, और दूसरे पक्ष को नहीं देखते, तो वो अपूर्णता भी जिंदगी में वो खुशी तो देगी नहीं, ऐसा लगता है। तो हमारे पास दो जवाब ऐसे आए हैं, जैसे प्रीति रस्तोगी जी ने कहा है सम टाइम मीडियम और सम टाइम गोल, और एक ने मिनीशिका सक्सेना जी ने कहा है फॉर ऑल इट इज अ मीडियम एंड फॉर सम पीपल इट इज गोल। मैं भी इसके गहराई में कुछ कुछ बात पकड़ पा रहा हूं मैं, मगर अपनी बात शेयर अभी नहीं करूंगा। सुनना चाहूंगा इन लोगों को, इन्होंने बड़ी तकनीकी तरीके से बात रखी है, बड़ी गहराई से बात रखी है। तो पहले सुनते हैं प्रीति रस्तोगी जी को कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि कभी माध्यम कभी लक्ष्य, और मिनीशिका जी ने ऐसा क्यों कहा कि सबके लिए तो माध्यम है, सबके लिए माध्यम है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके लक्ष्य। तो जल्दी से सुनते हैं प्रीति रस्तोगी जी को। जी प्रीति जी, शॉर्ट में रखिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। सर ये मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि आज से 16 साल पहले मेरे पास मकान नहीं था जी। तो उस कंडीशन में एक फ्लैट खरीदना मेरा गोल था जी। फिर फ्लैट हो गया, फिर मुझे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम लगने लगी हवा धूप की, तो फिर मेरे को लगा मैं एक और फ्लैट लूं, वो मेरे लिए एक मीडियम हो गया। तो ये हमारी परिस्थितियां हमें बताती हैं कि ये जो भी आपने हमें बताया है, जो सोर्सेज आपने बताया, ये कब गोल बन जाते हैं और कब हमारे लिए मीडियम हो जाते हैं खुशी पाने के लिए। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन आवर कंडीशंस और प्रेजेंट सिचुएशन। तो जैसे इस समय अगर हम सेमिनार में बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारा, मतलब मैं तो इस समय इसको अपना एक गोल ही मान रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से हैप्पीनेस हमारी सुप्तावस्था में पड़ी हुई है स्कूल में जी। तो मैं चाहती हूँ कि किस तरह से हम वापस से उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए। यहाँ थोड़ी सी अड़चन है, जरा से बात को जोड़िएगा कि माध्यम क्या होता है जिससे होकर के हम कहीं पहुंचना चाहते हैं, और लक्ष्य क्या हुआ जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो आपके लिए चाहे वो घर है, चाहे ये सेशन है, ये एक माध्यम बन रहा है कहीं पहुंचने का, या यहाँ पहुंच के अब ठहर जाना चाहते हैं। जी प्रीति जी। सर जिस समय मेरे पास घर नहीं था, उस समय वो मेरा लक्ष्य था मैं घर की प्राप्ति करूं। घर प्राप्त करने पर जब मुझे पता लगा कि मुझे यह प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए मेरे लिए एक मीडियम बन गया कि मैं उस बेटर लाइफ में जाऊं जो मुझे चाहिए। फिर मेरा गोल मकान नहीं था, फिर मेरा गोल था एक और बेटर लाइफ। तब वो मकान मेरे लिए एक मीडियम बन गया अपनी उस हैप्पीनेस को पाने का। चलिए, तो आपने बड़ा अंतिम जो एक स्टेटमेंट रखा ना, बड़ा शानदार रखा कि उस हैप्पीनेस को पाने का। दैट मीन्स क्या हम कंक्लूड, देखिए मैं नहीं कर रहा, कंक्लूड कर लीजिएगा, क्या हम कुछ ऐसा संकेत पा रहे हैं कि चाहे वो घर हो, चाहे वो खाना हो, हैप्पीनेस की तरफ ले जाने का माध्यम बनता है? नहीं सर, एक बिल्कुल भूखा आदमी है, उसके लिए ये उसका गोल हो सकता है, और एक इंसान है जिसको प्रॉब्लम नहीं है खाने की, पर आज उसका कुछ डिफरेंट खाने का मन है, तो उसके लिए एक मीडियम हो सकता है। दोनों की कंडीशन अलग अलग है, किसी का गोल है और किसी के लिए मीडियम है। अच्छा, वो खाना खाने के बाद चाहे वो स्वादिष्ट भोजन होगा, वो क्या पाना चाहता है? हाँ सर, जो खाने के शौकीन है वो तो उसका स्वाद पाना चाहते हैं, जिनका टाइम पास नहीं हो रहा है वो टाइम पास करना चाहते हैं। अच्छा, उस स्वाद से फिर वो क्या क्या महसूस करता है? उस स्वाद को पाने के बाद वो क्या 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 चाहता है उस स्वाद से? वो संतुष्टि सर, सब अंतिम तो वही है, सबको संतुष्टि चाहिए। जी शुक्रिया, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी बात जोड़ी, घर प्राप्त करने का उद्देश्य खुशी प्राप्त करना ही है, उसका अंतिम उद्देश्य है। सुशील कुमार जी ने जोड़ी है बात, अल्टीमेट गोल इज हैप्पीनेस। सीमा रानी जी बात रखी है, थैंक यू वेरी मच। और आप अपने जवाब लिखते भी रह सकते हैं, क्योंकि बोलने का वक्त हम सभी को नहीं दे पाएंगे, समय की मजबूरी है। तो चैट बॉक्स में अपने जवाब भी लिखते रहिएगा, प्रश्न भी लिखते रहिएगा, बातों को जोड़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़िए भाई साहब। प्रणय भाई सर, एक हैंड रेज था मीनाक्षी यादव का, हम उनको सुनेंगे या उनको चैट? मीनाक्षी जी अपनी बात रखें। मीनाक्षी यादव मैम, आप एक्चुअली नमस्ते सर, नमस्ते सभी को। सर मैं सिर्फ यही कहना चाह रही थी कि ये इतना बड़ा टॉपिक है ना कि हम इसे सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते कि ये गोल है या मीडियम है, या इससे पहले भी सोर्स है या स्टेट है। सर ये इतना बड़ा टॉपिक है, इस पर हम जितनी बात करेंगे ना ऐसा लगेगा
कि नहीं अभी भी कुछ रह गया है। तो सर मैं सिर्फ यही कहना चाह रही थी, बाकी और कुछ नहीं। जी बहुत बढ़िया, शुक्रिया। एक्चुअली बात क्या होती है ना कि सिस्टम के अंदर से जब एक पैकेज के रूप में कोई चीज जाती है तो उसमें समय का एक बंधन होता है, पर हमारे जो भी साथी स्वेच्छा से इस तरह के सत्रों में और गहरी चर्चाओं में शामिल होना चाहिए, उनके लिए तो खुला मंच मिलेगा अलग तरीके से, उस पर भी हम कभी बात करेंगे। तो हैप्पीनेस व्हाट इज इट, तो एक इनर स्टेट है, ऐसा हमारा प्रोपोजल है, प्रस्ताव है, आप चेक करते रहिएगा। तो ये इनर स्टेट है हैप्पीनेस, जहां हम रिलैक्स्ड फील करते हैं, जहां एंजॉयमेंट की फीलिंग होती है, वो भी हैप्पीनेस ही है। और हार्मनी विद इन, यानी जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे विचार हैं और जो हमारे एक्शंस हैं, यदि उनमें हार्मनी है, तालमेल है, तो वो स्थिति भी हमें एक खुशी की स्थिति का ही संकेत देती है। और जब यही बातें बाहरी दुनिया के साथ भी तालमेल में आ जाती है, तो उस वक्त जो हमारा इनर स्टेट होता है वही हैप्पीनेस है। और इसी में अगले बिंदु के यदि आप देखें तो एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी जब कभी हम किसी द्वंद्व से मुक्त हैं तो हम खुश हैं। चेक करते रहिएगा, मानते हुए चलने की का कोई दबाव नहीं है। तो सेटिस्फैक्शन, पीस, कंटेंटमेंट, ये सब भी खुशी के ही अनेक स्वरूप हमें नजर आते हैं, और ये सब कहीं ना कहीं हमारी मानसिक स्थिति को ही संकेत देते हैं। तो इसीलिए स्थिति एक, इसके स्रोत अनेक हो सकते हैं। और यहीं पर एक कोटेशन लिया गया है ये नागराज जी का, अ स्टेट ऑफ नो कॉन्फ्लिक्ट, सिनर्जी और अ स्टेट ऑफ बीइंग इन एक्सेप्टेंस इज हैप्पीनेस। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ एक्सेप्टेंस का मतलब अव्यवस्था के एक्सेप्टेंस की बात नहीं है, एक शब्द पर भी गहरी बात हो सकती है। और यहाँ बात आती है हैप्पीनेस ट्रायड की, तो यहाँ बड़ा शॉर्ट में रखता हुआ चलूंगा, समय बचाना है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। हैप्पीनेस ट्रायड में, जैसा कि पिछली बार भी हमारे जब सत्र हुए तब चर्चा हुई थी, कि हम प्रस्ताव रखते हैं कि कुछ हमारी इंद्रियों से सुख की अनुभूति हम तक पहुंचती है, यानी स्रोत, कुछ स्रोत जो इंद्रियों के माध्यम से एहसास दिलाते हैं, जैसे खाना, फिल्म देखना, गाने सुनना, तो ये सारे जो है सेंसरी प्लेजर की बात होती है। सेकेंड पॉइंट पे यदि हम आते हैं तो बात होती है जब संबंधों में हमारा जीना होता है। अगली स्लाइड की तरफ थोड़ा सा हम बढ़ सकते हैं प्रणय जी। तो जब फीलिंग्स की बात आती है, यदि उसमें हार्मनी है तो वहां भी क्या होगा, खुशी का जो एहसास होगा। तो खुशी का एहसास कुछ अच्छा खा लेने में भी, खुशी का एहसास संबंधों में स्थिर भाव के साथ जी लेने में भी है, जिसमें कि अफेक्शन, केयर, लव, ग्रेटिट्यूड, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ जब हम अपने पारिवारिक जीवन में पाते हैं तो वहां भी हम सुख का एहसास तो करते ही हैं। तो इनके जब भी मैं कोई बात रख रहा हूँ, कहीं भी लगे आपको कि इससे हटके कोई आपका विचार है, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक तरफा प्रस्तुति ना लगे जी। परंतु एक प्रस्ताव तीसरे बिंदु के रूप में ये भी आता है कि गोल और उसकी क्लैरिटी, यानी समझ पर यदि बात बन जाए तो उसकी जो खुशी होगी वो टिकने वाली होगी, ऐसा हमारा प्रस्ताव है। कि चाहे बात क्या खाना है, कैसे खाना है, मतलब क्या खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है की बात हो, चाहे जीना क्या है, जीना क्यों है और जीना कैसे है की बात हो, यानी केवल भोजन से जीने तक की कहीं की भी बात हो जाए, यदि हमारे अंदर वो समझ है तो चाहे वस्तु का चुनाव होगा, चाहे व्यक्ति का चुनाव होगा, चाहे जीने के तरीके का चुनाव होगा, वह हम बहुत ही सहज होंगे। तो यदि उस समझ के साथ है तो खुशी हमारी स्थिर होगी, ऐसा प्रपोजल है, चेक करते चलिएगा जी बंधु आगे। तो इसी को हमने हैप्पीनेस ट्रायड कहा है, और यहाँ प्रपोजल है। और प्रपोजल से पहले जरा सा हम आपसे एक विचार चैट बॉक्स में लेते हैं, फटाफट बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कुछ अच्छा खाकर खुशी जो मिलती है, या एक अच्छा गाना गाकर जो खुशी मिलती है, यानी कि जिसे हमने कहा है वस्तुओं से, यानी इंद्रिय सुख जिसे कहा, और जो संबंधों में जो भाव से मिलने वाली खुशी है और जो समझ से मिलने वाली खुशी है, इनमें से कौन सा लगता है कि टिकाऊ है, यानी कौन सा इसमें ज्यादा समय तक हमारे अंदर बना रहेगा। तो आप कुछ ऐसे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखना है। 1 यदि ज्यादा टिकाऊ है इंद्रिय सुख तो 1 लिखिएगा, यदि आपको ज्यादा टिकाऊ लगता है संबंधों का सुख तो 2 लिखिएगा, यदि आपको ज्यादा टिकाऊ लगता है कौन सा, गोल की क्लैरिटी और समझ वाला सुख, तो 3 लिखिएगा जी। क्या बात है, 3 लोगों ने जवाब दे दिया, 4 लोगों ने जवाब दे दिया है, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। अच्छा,
एक हमारे पास जवाब आया है मनीषिका जी का कि संबंधों का सुख जो है वो टिकने वाला है। भाव से मिलने वाली खुशी आदेश त्यागी जी ने भी कहा है कि वो भी टिकने वाला है, और अलका सिंह ने भी कहा है कि संबंधों में जो सुख मिलता है वो टिकने वाला है। तो इनमें से केवल एक का विचार ले लेते हैं, वक्त की कमी है। अलका सिंह जी प्लीज आप अपनी बात जोड़ें कि कैसे संबंधों से मिलने वाली, भावों से मिलने वाली खुशी जो है वो लंबे समय तक टिकने वाली है, इन तीनों प्रकार की खुशी। जी अलका सिंह जी, यदि आप वीडियो मोड में आ सके तो हमारे लिए और अच्छा कनेक्ट बिल्ड होगा। जी मैम आप अनम्यूट करें, पहले आपने अभी अनम्यूट किया था। जी मैम बोलिए, अनम्यूट हो गई। सर रिलेशनशिप कैसा है जो चाहे फादर हो मदर हो, इवन मैं एज अ वाइफ मैं अगर बोलूं तो मुझे उसमें ज्यादा खुशी मिलती है। मतलब कि मेरी लव मैरिज हुई है और जब मैंने शादी करी, जो जिससे मैं प्यार करती थी, मैंने शादी करी और मैं जब वाइफ बनी तो उसमें जो खुशी थी ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। वो खुशी मुझे आज तक मैं महसूस करती हूँ और मेरे पास परमानेंट है। इसलिए मैं जो रिलेशंस होते हैं ना उनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। आई थिंक जब सब रिलेशन साथ मिलके हम लोग कुछ करते हैं ना, तो चाहे बाहर की स्ट्रेस लाइफ कितनी हो, घर की स्ट्रेस लाइफ कितनी हो, उससे हम कोप अप कर लेते हैं। जी तो मेरे मन में एक प्रश्न आया अलका जी कि वो जो आपका इतना तालमेल भरी जिंदगी है, ऐसा प्राय बहुत सारे परिवारों में हम नहीं देख पाते। बहुत सारे में होता भी है, कईयों में नहीं भी होता है। आपको क्या लगता है कि आपके घर में तालमेल, वो जो अच्छे भावों का आदान प्रदान है, उसके पीछे क्या है? ऐसी कौन सी बात है कि वो आपके जो अच्छे रिलेशनशिप्स इतने लंबे समय से चल रहे हैं? उसके पीछे मैं सच बताऊं तो लव है, प्यार है। अगर मुझे मैं अगर स्कूल जाती हूँ या फिर कुछ, मतलब ईगो नहीं है हमारे बीच में, एक कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है कि हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट मैं बोल सकती हूँ बट ईगो नहीं है, प्यार है। और मुझे लगता है जहाँ प्यार होता है ना वहां पर चीजें बहुत ही तालमेल के साथ बिठाई जा सकती है। जी यानी कि समझदार हैं लोग, लगता है मुझे। बिल्कुल। तो हम तो वही, हमारा प्रस्ताव ही वही है कि लोग यदि समझदार हो जाएं तो संबंधों को भी अच्छी तरह से जी पाएंगे। क्यों, यही बात है ना? बिल्कुल सर। शुक्रिया। चलिए प्रणय भाई आगे बढ़िए। सर एक हैंड रेज था गायत्री मैम का, हम अच्छा जी गायत्री जी बताइए। सर यहाँ मैं ये मैम ने जो कहा बहुत अच्छी बात है, मैं सीरियसली अप्रिशिएट करती हूँ कि मैम की फैमिली में सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये अगर मैं कहूँ कि मैम का आंसर है कि रिलेशनशिप जो है आपको दीर्घकालिक जो है सुख देते हैं या हैप्पीनेस देते हैं, तो ये मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ा सा मैं इस बात से मतलब सहमत नहीं हूँ। जब तक रिश्ते अच्छे हैं तब तक आप बहुत ज्यादा सहज महसूस कर रहे हो और प्रसन्न महसूस कर रहे हो। जिस दिन उन रिश्तों में थोड़ी सी भी खटास आ जाती है तो वो जो आपकी जो खुशी चली आ रही है वो वहीं खत्म हो जाती है। जी तो ऐसा मेरा मानना है कि ये भी जो है हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, मतलब इतनी क्षणिक नहीं होती, बहुत टाइम तक टिकती है रिश्तों की भी खुशी, लेकिन वो तब तक जब तक आपके रिश्ते अच्छे हैं, दूसरों से मधुर संबंध है। जिस दिन खराब हो जाते हैं आपकी वो जो इनर स्टेट है हैप्पीनेस की वो खत्म हो जाती है। जी इसका मतलब कहीं आप ये तो नहीं करना चाह रहे कि यदि व्यक्ति के अंदर समझ है कैसे संबंधों को जिया जाए, ये उसे आता है, कैसे हैंडल किया जाए सिचुएशंस को, यदि उसे आता है तो ही वो सस्टेन कर पाएगी हैप्पीनेस, और नहीं तो कभी ना कभी बात बिगड़ सकती है। यस सर बिल्कुल। और ये सिर्फ हम पर ही मतलब डिपेंड नहीं करता, ये सामने वाले पर भी, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उन पर भी डिपेंड करता है। तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक टिकने वाली खुशी मुझे नहीं लगती दीर्घकालिक है। तो ये मेरे अपने व्यूज हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारा जीना जो है केवल अपने परिवार में नहीं, परिवार के बाहर भी है, यानी कि परिवार का ही विस्तार समाज है, तो वहां तक भी देखना पड़ेगा, और शायद इसीलिए प्रयास है हैप्पीनेस करिकुलम। बढ़ते हैं भाई साहब, प्रणय भाई आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी इन स्लाइड्स को जब भी आपके सामने से अगली बार गुजरे तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बात केवल इतने शॉर्ट डिस्कशन में नहीं खत्म होने वाली, और बात बनेगी भी नहीं जब तक हम इन पे चिंतन नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम उसके जो निचोड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। उन बातों को गहराई से समझने के लिए मंथन की आवश्यकता है। तो चर्चा करते रहिएगा, अभी भी आज के बाद भी
तो मंगला भाई सिलेबस आउटलाइन और कंटेंट जरा सा हमारे साथियों तक पहुंचाइए। जी जी भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल भाई जी, इतना अच्छा चल रहा था मामला ना कि मन कर रहा था कि सुनते जाए और साथियों को सुनते जाए। बड़ा अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छे से पर्सपेक्टिव पे बात हुई दोनों तरफ से, साथियों की तरफ से भी और आप तरफ से भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड ही है। तो भाई जी आगे बढ़ाएं। प्रणय भाई जी, हाँ जी हाँ जी 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 जी। तो हमारा यदि हम फ्रेमवर्क की बात करें पर्सपेक्टिव के साथ, तो करिकुलम को हमने 3 यूनिट में हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर रखा है। जो पहला जाता है सेल्फ के साथ, हैप्पीनेस इन द सेल्फ थ्रू लर्निंग एंड अवेयरनेस। यानी कि लर्निंग को यहाँ पर यदि हिंदी में देखेंगे तो समझ की बात की गई है। जो अभी भाई जी ने कहा उसी समझ की हम बात कर रहे हैं। यदि मैं समझ को थोड़ा सा और खोल दूं, क्योंकि हर व्यक्ति की, अभी तो हम ये मानते हैं कि सबकी अपनी समझ होती है, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। समझ को हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे एक जानकारी मेरे पास है और जानकारी केवल जानने के लिए है या वो मेरे जीने में है। तो यदि वो जीने में आ गई तो समझदारी के रूप में हो गई, और वरना जानकारी के रूप में है तो वो जानकारी सभी के पास है ही। आजकल इंटरनेट पे, मोबाइल पे, आपके गूगल पे, सभी पे जानकारी रखी है। बहुत सारी जानकारी पुस्तकों में रखी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। यदि ये मुझे जानकारी है कि भोजन के अंदर जो है वो 7 तत्व होते हैं और वो मुझे लेना चाहिए, बैलेंस डाइट में लेना चाहिए, लेकिन ये जानकारी होने के बावजूद यदि मैं व्यवहार में नहीं है, यदि मैं उस भोजन को उस तरीके से नहीं ले रहा, तो केवल जानकारी के रूप में। और यदि मैं भोजन इस प्रकार का कर रहा हूँ अपने स्वस्थ रहने के लिए कि 7 कंटेंट जो उसके हैं, नेसेसरी पार्ट हैं, वो मैं उनको पर्याप्त मात्रा में ले रहा हूँ और बैलेंस डाइट ले रहा हूँ, तो वो मेरी समझदारी के रूप में हो गया। अवेयरनेस मतलब अपने आसपास स्वयं के बारे में, स्वयं को जानना, उसके बारे में अवेयर रहना। तो यहाँ पर ये हम यूनिट 1 में ले रहे हैं। हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप, इस पे काफी बात हो ही चुकी है। जो फीलिंग्स में हार्मनी है, जो म्यूचुअल है, जब हम एक दूसरे के साथ परस्पर व्यवहार करते हैं, उसके अंदर जो मेरी फीलिंग आती है, जब मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाता हूँ, तो भाव के रूप में जो महसूस कर पाता हूँ, हम उसकी हार्मनी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है। इससे तीसरा पार्ट जो हमारा है यूनिट के रूप में, वो है हैप्पीनेस थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। जब मैंने स्वयं को समझ लिया, रिलेशंस पे समझ लिया, रिलेशन का जीने लगा, उसके बाद जो मेरा समाज है, जो मेरी सोसाइटी है और जो मेरा पर्यावरण है, जब मैं उसके अंदर अपनी भागीदारी को पहचान पाता हूँ और उसके साथ जी पाता हूँ, तो हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। यानी कि अपनी भागीदारी को, व्यवस्था में अपनी भागीदारी को समझते हुए उससे जी पाना। यूनिट ऑफ हैप्पीनेस ये है पहला, सेल्फ, जो हमने बात की भी, विद इन मी, जो स्वयं की बात कर रहे हैं। तो ये अपने साथ होता है, जिसे स्थिति की बात अभी हम कर रहे थे। तो लर्निंग और अवेयरनेस से होती है। जी आगे बढ़े भाई जी। जब हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 की, तो हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप, यानी कि फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, वर्क प्लेस। किनके साथ मैं जीता हूँ? अपने परिवार में मैं जीता हूँ, अपने दोस्तों के साथ जीता हूँ मैं, और अपने स्कूल में जीता हूँ, मतलब यानी कि अपने कुलीग्स वगैरह के साथ, और जो या फिर मेरा जहाँ भी वर्क प्लेस है वहाँ की हम बात करते हैं। तो यदि हमारे हार्मनी है उसमें जीने में, तो हमारा हैप्पीनेस, उससे डीपर की बात कर रहे थे, जो भी मैं पहले बात रखी थी कि डीपर हैप्पीनेस है। इसमें जब हम डीपर हैप्पीनेस की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली पहले वाला जो हैप्पीनेस है वो उसमें नियंत्रित हो ही जाता है। जी आगे बढ़े भाई जी। तो थर्ड यूनिट है, वो है इन सोसाइटी एंड विद नेचर। जब सोसाइटी को समझते हुए और प्रकृति को समझते हुए मेरा जीना होता है और उसमें मेरी भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है और उस भागीदारी के साथ मैं प्रस्तुत होता हूँ, तो उसकी हमने यहाँ पर बात की है, यानी कि यूनिट 3 की बात की गई है। तो पहला पार्ट हमारा हो गया लर्निंग एंड अवेयरनेस पे, बच्चे का ध्यान जाए, स्वयं के प्रति, स्वयं को समझे। यहाँ पर समझने में स्वयं पर भी आगे हम बात, कभी मौका लगा तो चर्चा करेंगे आगे, कि स्वयं में भी ये समझ पाए कि 2 पार्ट के रूप में अपने आप को समझ पाए। एक मैं, जिसकी इच्छाएं अलग है, जिसकी मूल चाहत अलग है, और एक मेरा शरीर के रूप में जिसकी चाहते अलग है, जिसकी नीड्स अलग हैं, उसको अच्छे से समझ पाए, उसकी जानकारी के साथ फिर आगे बढ़ पाए। अभी बहुत अच्छी पीछे चर्चा चल रही थी, मैं भी बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था उसमें, बड़ा मजा आ रहा था। तो अभी एक बहुत अच्छी सी बात हुई थी
कि उन्होंने कहा कि रिलेशनशिप में, किसी ने कहा कि रिलेशनशिप में जो हार्मनी होती है तो वो डीपर या वो सबसे टॉप पे कहूंगा मैं, ये कहूंगा वो हैप्पीनेस हमारी होती है। लेकिन थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, अभी हम एक की बात कर रहे थे, थोड़ा सा, मैं ये नहीं, किसी के ऊपर आक्षेप नहीं है मेरा, मैं केवल अपने विचार रख रहा हूँ और आप इसको माने ना माने प्रस्ताव रूप में रख रहा हूँ कि अभी हम बात करते हैं एक को समझते हुए जीना। और अभी क्या होता है कि जब तक हम उसे समझते हैं तब तक मेरा जीना ठीक होता है, लेकिन जैसे ही मेरा समझना गड़बड़ हो जाता है, बीच में शक आ जाता है, अविश्वास पैदा हो जाता है, तो हमारा मामला गड़बड़ आने लग जाता है। या एक के साथ ही रिलेशन है, या रिलेशन परस्परता में परिवार के साथ, समाज के साथ, या दूसरे फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ है। तो यहाँ पर जो समझदारी की बात की गई थी, जो भी बात पीछे चल रही थी, जब गोल की क्लैरिटी होती है, समाज की क्लैरिटी हो पाती है, परिवार की क्लैरिटी हो पाती है, जब मुझे पता लगता है कि मेरे भाई की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी क्या है, उसके साथ कैसे जीना है, पति को पत्नी के साथ जिम्मेदारी समझ में आती है, पत्नी को पति के साथ जिम्मेदारी समझ में आती है, उसके साथ जीना समझ आता है, एक दूसरे की पूरकता के रूप में देख पाते हैं हम। अभी तो हम स्त्री पुरुष के रूप में देखते हैं, जब पूरकता के रूप में इस बात को समझते हैं तब पता लगता है कि हम एक दूसरे के लिए पूरक हैं, और उसके साथ जीने में जो हैप्पीनेस होती है वो समझदारी के साथ होती है। और फिर मैं खाली एक व्यक्ति नहीं, सभी व्यक्ति के साथ उनको समझते हुए उनके साथ जीना होता है, परस्परता में जीना होता है। तो यहाँ पर जब हम सस्टेनेबल हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, स्थायी हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, तो पहले दोनों जो चीजें हैं, यानी कि जो हमारा सेंसिटिव हैप्पीनेस है और जो हमारा रिलेशन वाला हैप्पीनेस है, फिर वो मेरा नियंत्रित हो ही जाता है। जैसे अभी तो कभी कभी भाई के साथ जीने में पैसा आड़े आ जाता है, तो पैसा वाला कौन सी चीज है, वो सेंसरी वाली हो गई, जो हमें उससे सामान मिलता है। और दूसरा कौन सा, भाई के साथ जब मैं भाई को समझ पाता हूँ, भाई के रिलेशन को समझ पाता हूँ, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाता हूँ, उसके साथ जीने में एक दूसरे की पूरकता समझ पाता हूँ, तो वहां पर वो फिर मेरा कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। और बाकी के दोनों मेरे जो है वो पैसा बीच में नहीं आएगा, और जो फीलिंग्स के साथ मैं जी पाऊंगा। जी भाई जी, आगे बढ़े, प्रणय भाई जी, प्रणय भाई जी, थैंक यू। लर्निंग एंड अवेयरनेस में क्या क्या रखा गया है उसको हम देख लेते हैं। हैप्पीनेस इन द सेल्फ, थोड़ा तेज भागूंगा मैं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा। डेवलपिंग अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस, बिकमिंग मोर ऑब्जर्वेंट, control of focus and attention, knowing one's thoughts and desire, developing critical thinking and reflective abilities। ये हम देखेंगे सारे हमारे जो आगे हमने जो 4 इसके टूल्स लिए हैं उसके अंदर सारी चीजें कवर होती है। हार्मनी इन फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, हार्मनी इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो विद क्लासमेट्स, बच्चे की बात कर रहे हैं तो पीयर ग्रुप के साथ या क्लासमेट्स के साथ। फीलिंग में जो है वो ट्रस्ट, यानी कि एक दूसरे पर विश्वास के साथ रहना, अफेक्शन के साथ रहना, स्नेह के साथ रहना, यानी कि, और कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीना। और यहाँ पर कहीं ना कहीं यदि हम जब पीयर की बात करते हैं तो जो एड्रेसिंग बुलिंग है, यानी कि बुलिंग की समस्या भी लगभग खत्म हो जाती है। इन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, फीलिंग्स, सर एक सेकंड पीछे करिए, स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ पाएंगे, बच्चे की क्या नीड्स है, बच्चा भी समझ पाएगा टीचर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड को, रेस्पेक्ट को, और उसकी दी जा रही गाइडेंस को। फैमिली की बात करें तो फीलिंग ग्रेटिट्यूड, एक दूसरे का जो हम सहयोग के साथ जीते हैं तो दूसरे के सहयोग की स्वीकृति की जो भावना है उस ग्रेटिट्यूड के साथ मैं जी पाऊं, और परिवार में और वैसे तो बाहर भी, लेकिन वो आगे बात करते हैं रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, और विश्वास और एक दूसरे के सम्मान के साथ। एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करें, थर्ड यूनिट जो हमारा है, सीइंग इंटरकनेक्शननेस, एक्सप्लोरिंग हार्मनी, इसमें है इन सोसाइटी विद नेचर, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, पार्टिसिपेशन इन स्कूल, फैमिली एंड सोसाइटी। जी आई गया कि सोसाइटी को समझते हुए, प्रकृति को समझते हुए, खुद को एक्सप्रेस करते हुए, क्रिएटिवली, हटा रटाया नहीं कि दूसरे का सुन लिया, टीचर ने जो बता दिया वो नहीं, अपनी फीलिंग, अपने थॉट्स, और उसके बाद अपनी भागीदारी को निभाते हुए विद्यालय में, परिवार में और सोसाइटी। जी आगे बढ़े भाई, प्रणय भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमेशा हमारा साथ देते हैं। ये 4 पेडागोजी जो है, पेडागोजीज हैं जो हैप्पीनेस क्लास में हम लेके जाएंगे। टूल्स हैं अलग अलग, हमारा माइंडफुलनेस है, माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज के द्वारा हम अवेयरनेस कर रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं। स्टोरीज के द्वारा, जो कि हमारी कल बात होगी, माइंडफुलनेस पे आज बात होगी, वो रिफ्लेक्शन है, बच्चा रिफ्लेक्टिव हो पाए। एक्टिविटीज के द्वारा हम क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और एक्सप्रेशन के द्वारा हम आर्टिकुलेशन की बात करें, डेवलप आर्टिकुलेशन। जी आगे बढ़े भाई जी।
ये अविनाश भाई ने मेरे लिए टाइम थोड़ा कम छोड़ा है, नहीं तो हम भी आपसे आपके विचार लेते बीच बीच में। भाई जी मुस्कुरा भी रहे हैं। तो क्लासरूम स्ट्रक्चर कैसा है और डिजाइन कैसा है, 3E की हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक्सप्लोर बच्चा करेगा, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस करेगा और उसके बाद वो एक्सप्रेस हो पाएगा। तो स्टेप 1 बिल्डिंग एनवायरनमेंट। क्लासरूम में एक एनवायरनमेंट ऐसा डेवलप हो जहाँ पे खुलापन हो, बच्चा बंधा महसूस ना करे, रटाया रटाया ना बताना हो, अपनी क्रिएटिविटी को रख पाए वहाँ, नॉन जजमेंटल अप्रोच हो क्लास की, यानी कि टीचर की और बच्चों की एक नॉन जजमेंटल अप्रोच हो। ऐसा ना हो कि बच्चा अपने आप को खोले, अपनी बात रखे और वहां पर वो मजाक का पात्र बन जाए या उसके बारे में कोई धारणा फिक्स कर दी जाए। वेलकमिंग एनवायरनमेंट हो, सभी के लिए ये मौका रखा जाए कि भाई सभी अपनी बात यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। स्टेप 2 कंटेंट की बात करें, थ्रो स्टोरीज, एक्टिविटीज एंड एक्सप्रेशन। इस पे चर्चा हमारी चलेगी ही। जी भाई आगे बढ़े प्रणव भाई। और स्टेप 3 रिफ्लेक्शन, शेयरिंग एंड ग्रुप वर्क। तो बच्चा रिफ्लेक्ट कर पाए, अपनी बात रख पाए, अपने मंथन कर पाए और वहां पे शेयरिंग करे, वो ग्रुप में करे चाहे इंडिविजुअल अपनी बात रखे, या अपने 1 to 1 टॉक हो, यानी कि एक बच्चे की दूसरे बच्चे से और दूसरे बच्चे की फिर पहले बच्चे से। व्हाट हैप्पीनेस इज नॉट, ये थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है कि हम ये नहीं कह रहे कि क्या करना है और आपको क्या नहीं करना। टीचर की तरफ से ये गाइडलाइन नहीं जाएगी कि आपको क्या करना है, क्या हैप्पीनेस है, क्या नहीं है। टीचर ये है जो प्रीचिंग के रूप में नहीं बताएंगे। ये कोई मोरल साइंस नहीं है जिसके हम जो कथा वाचन की तरह हम कथाएं सुना दें बच्चों को कि भाई यही सत्य है या यही चीज है और इसको आप मान लीजिए, इसके साथ जिए। नॉट डिस्कोर्स बट क्रिएटिंग ए जर्नी फॉर लर्नर्स। ये बच्चों की जर्नी है जो कि क्लास 0 to क्लास 8 तक हमारी चलेगी। एक रिग्रेस प्रोसेस है, 6 दिन हर 6 दिन सप्ताह में जो है वो बच्चों के साथ क्लासरूम में जाएगा, इंटरेक्शन होगा और धीरे धीरे बच्चा मंथन करेगा और अपने विचार बनाएगा और उसके साथ जीने की बात आएगी। इट्स मोर देन ए स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट और मोमेंटरी प्लेजर। हम यहाँ पर किसी ऐसी बात नहीं कर रहे कि भाई कोई चुटकुला सुना दिया या कोई क्षणिक हंसा दिया हमने या ऐसी कोई बात छोड़ दी जिससे बच्चा एकदम से खुशी महसूस करने लगा, उसकी बात नहीं कर रहे। हम एक स्थायी खुशी की बात कर रहे हैं जहाँ बच्चे की एक जर्नी हो और बच्चा धीरे धीरे वहां तक पहुंचे और उसके साथ फिर बना रह सके। जी आगे बढ़े भाई जी। जी अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, तो एक प्रश्न रख लेते हैं कि आप एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि आप खुश दिखना चाहते हैं या खुश होना चाहते हैं, यानी कि लुकिंग में विश्वास करते हैं या बीइंग में विश्वास करते हैं, या दोनों भी हो सकता है, जो भी आप रखना चाहें। चैट बॉक्स में हम इसको रख सकते हैं, फिर 1 या 2 साथी अपनी शेयरिंग भी कर सकते हैं। जी उमाशंकर जी कहते हैं बीइंग में, गायत्री मैम कहती है खुश होना चाहते हैं, बीइंग हैप्पी, बीइंग। अरुण जी कहते हैं बीइंग, खुश होना, खुश रहना, बीइंग हैप्पी, खुश रहना। जी लगभग सभी का मुझे लगता है कि बीइंग आ रहा है। प्रणय भाई जी एक बार देख लीजिए क्या डिफरेंट भी है कोई। नहीं सर, मोस्टली सभी लोगों का बीइंग ही है। एक लिख रहे हैं जब खुश होंगे तो देखेंगे भी। जी किसने लिखा है? अलका मैम ने। हाँ अलका मैम एक बार आप अपनी बात रख दीजिए आपने, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट आंसर दिया है। जी हाँ जी सर, एक्चुअली खुशी जो है वो कोई दिखावा नहीं होती, ठीक है। जो हम महसूस करते हैं वो ही हमारे चेहरे पे होते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो जी आपकी आवाज चली गई। हवा एक तरह से, पर मुझे है वो दिखेंगे भी। जी बढ़िया बढ़िया। तो इसलिए अगर हम अपनी है ना, तो बस यही था कि अगर अंदर से खुश होंगे तो बाहर से ऑटोमेटिकली। बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अलका जी धन्यवाद आपका शेयरिंग रखने के लिए। तो बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आया, बीइंग खुश होना ही चाहते हैं। जैसे कि ये मूल चाहत में ही है कि सब खुश होना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम खुश होंगे तो फिर दिखेंगे भी। अभी क्या है कि अभी तो हमारा, यदि हम कहीं पे एक ऐसी जगह घूमने जा रहे हैं, सो कॉल्ड के पहाड़ों पर कहीं घूमने जा रहे हैं,
और रास्ते पर हमारी लड़ाई चल रही है, लेकिन हम जब वहां पहुंच जाते हैं तो सेल्फी कैसे खींचते हैं कि हमारे अंदर चाहे कितना ही द्वंद है या कितनी ही नाराजगी चल रही है, लेकिन हम सेल्फी ऐसे खींचते हैं और उसको फिर पोस्ट भी करते हैं कि ताकि पता नहीं मैं तो दुखी हूँ या नहीं हूँ, जो भी मेरी स्थिति है, लेकिन दूसरा जरूर दुखी हो जाए उस सेल्फी से, है ना। तो खुश होना चाहते हैं, लेकिन प्रयास ये रहता है कि भाई दिखे तो ठीक है, तो खुश रहे होए भी और उसके साथ फिर दिखे भी। जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़े प्रणय भाई जी। जी अब आपके पर्सपेक्टिव पे या फ्रेमवर्क पे हमारे किसी भी साथी का कोई भी प्रश्न है तो हम उसको रख सकते हैं, हम उस पर बातचीत कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा पर्सपेक्टिव और फ्रेमवर्क का जो था चर्चा वो हो गई है। यदि हमारे किसी साथी का कोई प्रश्न यहाँ पर होता है तो फिर हम ये मान के चल रहे हैं, यदि किसी का प्रश्न नहीं आ रहा, कि हम सब बात समझ गए या बिल्कुल नहीं समझे हैं, क्योंकि प्रश्न दो ही स्थिति में नहीं बनते हैं। या तो भाई ऐसा लगता है कि कुछ भी समझ नहीं आया तो चलो ठीक है, कोई बात ही क्या करनी है ना, और या फिर होता है कि सब कुछ समझ में आ गया तो ठीक है भैया आगे बढ़े। क्यों अविनाश भाई, क्या विचार है? हाँ एक्चुअली साथी चाहते हैं हमारा 10 मिनट बच जाए, क्यों साथियों? अच्छा उनके 10 मिनट बचा रहे हैं और क्या जी। अब मैंने ज्यादा वक्त ले लिया ना, तो नहीं वैसे हो सकता है। चैट में कुछ रिस्पॉन्सेज आए हैं, दे आर सेइंग कि समझ गए, क्लियर है, कैरी ऑन सर, क्लियर है। तो बिल्कुल या बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर इसके फ्रेमवर्क को एक बार क्लियर और करवाना चाहूंगी आपसे मैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहूंगी फ्रेमवर्क पे। जी अविनाश भाई एक बार फ्रेमवर्क पे बात कर लीजिए, जो एक बार अपने शब्दों में भी आप रख दीजिए। जी जी जो 3 वो थे ना हमारे 3 यूनिट्स की बात की हमने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा हम ज्यादा स्पीड से चले थे ना। हाँ चलिए मैं फ्रेमवर्क को फिर अपने शब्दों में थोड़ा सा रख देता हूँ जी। कि बस इसको ये बस नीचे वाला ये और नीचे या अविनाश भाई जी आप देख लीजिए जी यहाँ से मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए फ्रेमवर्क में कुछ बिंदु हमने रखे कि किस तरह से बच्चे के वो जो पक्ष जिसे हम कह रहे हैं कि एक बच्चा जब डेवलप हो अपने आप में तो कैसे हार्मोनियस लिविंग की तरफ बढ़े, कैसे उसका जो सस्टेनेबल हैप्पीनेस के साथ वो जी सके। तो उसके लिए एक क्रम निर्धारित किया गया जिसमें कि जो यूनिट 1 रखा गया उसमें है लर्निंग एंड अवेयरनेस, यानी कि हैप्पीनेस इन द सेल्फ, अपने अंदर वो इस चीज को कैसे देखेगा, जैसे कि अपने अवेयरनेस और माइंडफुलनेस पर काम, यानी कि जब वो जो काम कर रहा है वो उसी मोमेंट में रहते हुए उस कार्य को यदि करे तो वो ज्यादा बेहतर कर पाएगा और फोकस्ड होने के कारण उसकी क्वालिटी जो इम्प्रूव होगी, साथ में वो उस पल को जी भी पाएगा। यानी वो होता है ना कि एक लक्ष्य कुछ खुशी पाने के लिए काम करना है या खुश रहते हुए काम करना है। तो वो जो अवेयर्ड इंडिविजुअल होगा, जो माइंडफुल इंडिविजुअल होगा, वो बेहतर जी पाएगा, ऐसा हम प्रपोज कर रहे हैं। इसके अलावा अब इसी माइंडफुल होने से ही एक अगली बात जो जुड़ती है कि ऑब्जर्वेंट वो ज्यादा हो जाए। अभी जो मंगला जी बात रख रहे थे कि एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस, जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति ऑब्जर्वेंट ही नहीं होगा वो अपने आप में उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा जहां पर वो गहरी बातें छुपी हुई है, वो जड़ छुपा हुआ है। तो कैसे वो एक्सप्लोर कर पाए ठीक से, कैसे वो चीजों को एक्सपीरियंस उसी तरह से कर पाए जैसा जिस भाव के साथ अगला प्रस्तुत होना चाह रहा है, और अपने आप को व्यक्त करने का मामला यहाँ केवल शब्दों में नहीं है। यहाँ हम ये भी अपेक्षा कर रहे हैं कि वो जो एक्सप्रेस करने की जब बात आती है ना, तो उसके व्यवहार में क्या एक्सप्रेस हो रहा है। तो उस सब के लिए जो इनिशियल स्टेज है वो ये कि वो ऑब्जर्वेंट वो बन जाए, वो फोकस और अटेंटिव हो जाए, अपने ही विचारों और इच्छाओं को देखना शुरू कर दे। यदि हम ही एज एन इंडिविजुअल अपने विचारों और इच्छाओं पर ध्यान देने लग जाएं, तो क्या नहीं लगता कि अनावश्यक विचारों और इच्छाओं की छटनी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि हमें ज्यादा काम की बातें वो नजर आएंगी जिसमें लगेगा कि यस ये है जो मुझे चाहिए। तो अपने थॉट्स पर भी वो रिफ्लेक्ट करने लगे और वो क्रिटिकल थिंकर बने। उसकी रिफ्लेक्शन करने की जो एबिलिटी है
और रिफ्लेक्टिव एबिलिटी भी डेवलप हो। तो एक्टिविटीज और स्टोरीज कुछ इस तरीके से ली गई हैं, रखी गई हैं कि वो बच्चा या हम भी जब क्लास में एज अ टीचर उस डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं तो हम भी तो शेयरिंग करते हैं ना वहाँ पर। जब हम अपनी शेयरिंग करेंगे, बच्चा अपनी शेयरिंग करेगा, तो उस दौरान ये खूबियां उसके अंदर पनपने लगे। जी अगले पेज पर आते हैं। तो ये यूनिट 1 में यदि हम शॉर्ट में कहें तो माइंडफुल करना, अवेयर एंड माइंडफुल इंडिविजुअल बनाना जो सेल्फ की तरफ जा सके। जी सुशील भाई के मैं कमेंट्स भी यहाँ देख रहा हूँ। अक्सर हम दूसरे पर काम करने की जल्दी में होते हैं, जरूरत है खुद पर काम करने की। बहुत बढ़िया सुशील भाई, आपने बहुत बढ़िया बात रखी है कि यहाँ भी हम लोग जो हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर्स और जो भी साथी हम जुड़े हैं, यहाँ भी कोई हड़बड़ी का मामला नहीं है कि यहाँ हमने कुछ एक थ्योरी सी ली और उसे फिर अगले को बता दिया, फिर फर्दर उस थ्योरी को अगले को ट्रांसफर कर दे। धीरे धीरे बात पहुंचे पर गहरी बात पहुंचे। अभी थोड़ी देर पहले एक साथी ने प्रशंसा की, पर मेरा ध्यान तो जाता है ना मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो होता क्या है कि मैं जो दिख रहा हूं वो मैं हूं या नहीं है मुझे पता है अच्छी तरह से। तो मुझे अभी अपने ऊपर काम करना है, इसका एहसास यदि व्यक्ति को हो जाए तो किन पक्षों पर काम करना है यहाँ भी उसकी नजर जाने लग जाए तो बात बननी शुरू हो जाएगी। जी शुक्रिया सुशील भाई इस बिंदु पर ध्यान दिलाने के लिए। तो यूनिट 1 में सेल्फ के प्रति ऑब्जर्वेंट होना, अवेयर होना। और यूनिट 2 में जब हम आते हैं तो यूनिट 2 में हार्मनी इन फीलिंग्स, जो हम कह रहे थे ना कि अब अपने पर जब बात होगी तब तो हम अपने साथ जिनके साथ हम जीते हैं उनके साथ हम कैसे प्रस्तुत हो पाएंगे, वहां बात जाएगी। उसमें भी फिर एक क्रम रखा गया है कि बच्चा उन कहानियों गतिविधियों में क्या देखे। तो पहले शुरुआत कहाँ पर उससे की गई, क्लासमेट्स और पीयर्स से। क्योंकि क्लास में जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे, क्लास में जब हम एक्टिविटीज करा रहे होंगे, तो जो उसके बिल्कुल क्लोज में उस एक्सपीरियंस को करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए जो वातावरण निर्माण हो रहा होगा, वो निर्माण करने वाले लोग कौन है, तो उसके क्लासमेट्स। तो उनके साथ कैसे वो ट्रस्ट को फील करता है, उनके साथ कैसे वो अफेक्शन यानी स्नेह को फील करता है, कैसे वो सहयोगी होने को महसूस करता है। और जब ये सब चीजें होने लगेंगी तो क्या लगता है वो धौंस जमाने वाली बातें होंगी जब संबंधों को पहचान लेंगे तो। और मैं फिर हो गया कौन से वाले प्रीचिंग मोड में आ गया, जबकि एक्चुअली हैप्पीनेस करिकुलम के कोर में प्रीचिंग है नहीं। पर चलिए बढ़ते हैं, इसे क्लोज करना है जल्दी। फिर स्टूडेंट, फिर वो अपनी फैमिली तक पहुंचेगा, इस तरीके से आगे बढ़ने की बात है। हाँ, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप और फिर फैमिली, फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब हमने अपने आप को एक्सप्लोर कर लिया, कुछ एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करके देखा, पर सवाल ये है कि ये सारी काबिलियत, ये सारी समझ किस अर्थ में, तो समाज में वो कैसे इंटरकनेक्टेडनेस को देख पाए, परस्परता को देख पाए, हार्मनी को एक्सप्लोर करे और उसमें जी पाए। तो इसके लिए फिर अगला चरण आता है यूनिट 3 में, जिसमें कि सोसाइटी में, नेचर में अपने आप को एक क्रिएटिव तरीके से व्यक्त करने में और अपनी भागीदारी दिखा सके, चाहे विद्यालय की बात हो, परिवार की बात हो या समाज। यानी कि सेल्फ के एक्सप्लोरेशन से लेकर फैमिली और सोसाइटी में भावों और मूल्यों के साथ जीने को लेकर कैसे वो पूरे विस्तार में चीजों को देख पाए। और ये एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा कि सुख का विस्तार वहां तक है जहां तक अपनेपन का विस्तार है। तो यदि वो अपनेपन के उस विस्तार को देख पाएगा, वो पूरकता को देख पाएगा कि नेचर में कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है चीजें, तो उसके बाद उसके साथ वो जीने की योग्यता के साथ प्रस्तुत हो पाएगा, उस भाव के साथ प्रस्तुत हो पाएगा। जी प्रणय जी, तो इसीलिए ये जो है माइंडफुलनेस की एक्टिविटी जो रखी गई है या स्टोरेज एक्टिविटीज रखी गई हैं, इन सब का वही मकसद है। और एक्सप्रेशन डे तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन बेस्ड अपनी जिंदगी से कनेक्ट करके शेयरिंग की बात है। तो मुझे लगता है कि बात पहुंच गई है। क्या मैं बात पहुंचा पाया या और कुछ और प्रश्न है? थैंक यू सर, जी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। थैंक यू जी। आगे बढ़ते हैं, अगले चरण में आते हैं। तो विनय भाई आगे बढ़ते हैं। सर दिस इज द नेक्स्ट हाँ, इस बारे में शॉर्ट में रख दिया गया कि तुम्हारी पेडागोजीज हैं
जिसमें कि माइंडफुलनेस। अच्छा ठीक है, तो आज जो हमारी चर्चा होगी विशेष रूप से वो माइंडफुलनेस को होने, ये तो बेस हमने बनाया, ग्राउंड बनाया, और चर्चा करेंगे एक अवेयर इंडिविजुअल कैसे तैयार हो, इसके लिए एक छोटी सी कोशिश। जी आगे बढ़ते हैं। तो एक जरा सा स्लाइड को यहीं पर रोकिएगा साथियों, जल्दी से मुझे बता दीजिए यहाँ पर, मुझे मैं उम्मीद करता हूँ 39 लोग हैं, एक मैं बोल रहा हूँ अभी, यदि मैं अपने आप को अलग कर दूं तो 38 लोग हैं, 38 साथी हैं। मुझे उम्मीद है कि 38 के 38 जवाब यहाँ पर आएंगे। बस ध्यान रखिए क्या जवाब देना है। अभी आपका माइंड फुल है या आप माइंडफुल हैं? MINDFUL माइंडफुल, और आपका माइंड फुल FULL। तो आप माइंडफुल हैं या आपका माइंडफुल है? मुझे 38 जवाबों का इंतजार है, जल्दी से, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं, 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर 38 जवाब यदि आ जाएं तो बड़ा मजा आएगा कि जरा देखे तो सही कि कितने लोग माइंडफुल हैं, यानी कितने लोगों तक बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज पहुंच रही है जैसा हम पहुंचाना चाह रहे हैं, और कितने लोग व्यस्तताएं हो सकती हैं, आपकी व्यस्तताएं हो सकती हैं, इसलिए अभी आपका माइंड फुल हो सकता है। तो परेशान होने की बात है, जस्ट शेयर कर दीजिए हमसे, शेयर कर दीजिए कभी आपका माइंड फुल है, डाइवर्टेड है, बहुत सारे विचार आपके मन में चल रहे हैं। जी तो बहुत सारे साथी माइंड फुल हैं, कुछ साथियों का भी माइंड फुल है, कुछ साथियों का माइंड फुल है, और बहुत सारे साथी माइंडफुल हैं। थैंक यू दोनों स्थितियों को व्यक्त करने के लिए। लेकिन मेरे पास 38 जवाब नहीं आए। मंगला जी आपके विचार भी चाहिए मुझे, प्रणय भाई आपके विचार भी चाहिए, मैंने इसलिए 38 गिने हैं। जी तो माइंडफुल है कुछ साथियों का, और तो अच्छा प्रणय भाई का माइंड FULL है क्या? आपका माइंड फुल है? यस सर, बहुत सारी चीजें चल रही है, संभाल रहे हैं ना, तो कभी मेरे बातों पे जाना हो, सुन कभी टेक्निकलिटी पे जाना, बिल्कुल यही सहजता होनी चाहिए। मतलब ये बस सोचिए कि एक आइडियल आंसर दे देंगे कि प्रेजेंटर खुश हो जाएगा, हम प्रेजेंटर हैं ही नहीं। यहाँ तो हम आपस में बस चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्लासरूम के अंदर भी ये बातें कैसे पहुंचे, बच्चा कैसे सहज होकर अपनी बातों को रख सके, वो ये दबाव इस समय माइंड थोड़ा सा फुल हो रहा था, दैट्स व्हाई आपको एक टॉपिक पे दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ा। अगर माइंड फुल होता इस समय तो शायद मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन नहीं मांगती। थैंक यू वेरी मच जी। लेकिन 38 जवाब नहीं है भाई साहब। प्रणय भाई 38 जवाब आ गए क्या? नहीं आए ना? चलिए, तो इसका मतलब क्या मैं ये मान के चलूं कि अभी जो शेष साथी रह गए अपनी बात को शेयर करने के लिए, उनका माइंड फुल है? यानी शायद नेटवर्क का इशू होगा सर। नेटवर्क इशू भी, देखिए क्या बात कही है प्रणय भाई ने कि देखिए, अब देखिए मेरे दिमाग में क्या बात आई, अच्छा लगता है कोई व्यस्तता होगी। प्रणय भाई ने क्या बात जोड़ दी, नेटवर्क इशू भी तो हो सकता है। बस क्लासरूम में यही सहजता होनी चाहिए कि क्लास में भी हम इसी सहजता के साथ हो कि अनेक संभावनाएं हैं, हम बच्चे को जज न कर लें, हम ऐसा ना मान के बैठ जाएं कि बच्चा ना अभी जवाब देना नहीं चाह रहा, ये तो ऐसा है, इससे कुछ बात बनेगी नहीं। वहां थोड़ी सी सहजता हमारे बड़े काम की रहेगी, वातावरण निर्माण होगा। जी शुक्रिया सर। जैसे इस वक्त मेरे साथ एक असहजता चल रही है, मैं टाइप नहीं कर पा रही हूँ, जबकि यहाँ पे माइंडफुल है जी, शीतल जी FUL वाला है, बट मैं टाइप ही नहीं कर पा रही, बहुत देर से टाइप कर रही हूँ, आ नहीं रहा। जी शुक्रिया। चलिए, लेकिन आपने दूसरा रास्ता ढूंढा। अब देखिए क्लास में फिर दूसरा एक स्किल क्या आता है, अभिव्यक्ति के रूप। अब एक बच्चा लिख करके व्यक्त करने की स्थिति में नहीं है, बोल के व्यक्त कर सके, लिख और बोल करके व्यक्त करने की स्थिति में नहीं है, तो वो अपने आप को ड्रॉ करके व्यक्त कर सके, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि क्लास में व्यक्त करने के विभिन्न स्वरूप भी उसके पास उपलब्ध हो। थैंक यू वेरी मच शीतल जी, आपने अच्छा एक डायमेंशन और ऐड किया। प्रणय भाई ने भी और एक एंगल से हमें देखने के लिए प्रेरित किया, एक और पक्ष दिखाया हमें। शुक्रिया आप सभी का। बढ़ते हैं आगे। तो साथियों एक निवेदन रहेगा कि वैसे तो आपने पढ़ भी लिया होगा कि माइंडफुलनेस का एक सेक्शन है हमारी बुक में, यदि आप उस इंट्रोडक्शन सेक्शन को यदि आप पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी बातें बिल्कुल गहरे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, बिल्कुल बिंदुवार तरीके से लिखा हुआ है कि किन बातों का ध्यान रखना है, माइंडफुलनेस एक्चुअली है क्या, उसे तो हम समझेंगे भी। बाकी माइंडफुलनेस की क्लास में किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे उस क्रम को लेकर चलना है, ये सारी बातें, और क्या नहीं करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो बातें भी है। तो प्लीज उसे देख लीजिएगा वहां से, और हम या तो गूगल फॉर्म शेयर करके आपसे हम
जानकारी ले लेंगे कि आपने कितनी बातें देखी है। जी प्रणय भाई आगे बढ़े। मैं कुछ ज्यादा वक्त ले लेता हूं, मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ साथियों, फिर आपके सामने एक चित्र है, मतलब रिस्पॉन्स देने का मौका है। प्लीज समय बचाइएगा, 30 सेकंड के बाद हम अगले स्लाइड में बढ़ जाना चाहेंगे। क्या देख पा रहे हैं आप इस चित्र में, क्या देख पा रहे हैं? ध्यान रखिए, प्रश्न है कि आप क्या देख पा रहे हैं, मतलब क्या देख रहे हैं। जल्दी से जवाब चैट बॉक्स में लिखिए, 30 सेकंड केवल। प्रणय भाई 30 सेकंड बाद हम आगे खिसकेंगे। जी क्या देख रहे हैं इस चित्र में आप? जैसे मैं एग्जांपल दूं तो मैं यहाँ पर कुछ पौधे देख रहा हूं, आप क्या देख रहे हैं? क्या बात है, सब शांत। पापा बेटी एक साथ मौज ले रहे हैं, बढ़िया, थैंक यू शेयरिंग के लिए। जल्दी जल्दी साथियों, जल्दी जल्दी। चिल्ड्रन माइंडफुलनेस, ठीक है, आपका ध्यान इस बात पे गया कि आप इस चित्र में ये देख पा रहे हैं। तो जवाब आए हैं स्वीट गर्ल होल्डिंग हैंड्स विद पापा। और क्या देख पा रहे हैं आप? दो मनोस्थिति। दो मनोस्थिति, शीतल जी देख पा रही है दो मनोस्थिति, दो मनोस्थिति। जी मेरा ध्यान सबसे पहले इनके विचारों पर गया जी। और माइंडफुल एंड माइंडफुलनेस, जी इस पर एक साथी का ध्यान गया। टू स्टेट ऑफ माइंड, वन इज माइंडफुल एंड अनदर हाँ इज माइंडफुल। जी ठीक है, दे आर टुगेदर फिजिकली बट नॉट मेंटली, ऐसा भी कुछ। अच्छा आपका ध्यान गया कि दे आर फिजिकली टुगेदर बट नॉट मेंटली। नहीं चैट में अच्छा चैट में आया, अच्छा जी जी। चलिए मुझे लगा कि आपकी भागीदारी आ गई। उमा शंकर सर ने लिखा है। जी 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 बढ़िया। हाँ तो प्रणय भाई आप उनकी बातों को रखते चलिए। जी जी। अंजलि शर्मा मैम ने लिखा है एल्डर्स माइंड इज फुल एंड चाइल्ड इज माइंडफुल। जी जी जी। सीमा मैम पापा's mind is full but girls is mindful as यारा। चलिए अगला है सक्सेना मैम, father and daughter walk in fog, the mind of daughter is enjoying the moment and father is surrounded by his thoughts। अच्छा मेरे मन में एक विचार है प्रणय भाई और बाकी साथियों, ये कैसे तय हो गया कि पापा और बेटी है? क्या ये भाई बहन नहीं हो सकते? क्या दो बहनें हो और एक ने जींस पहन रखा या पैंट इत्यादि हो, ऐसा नहीं हो सकता क्या? सोचते चलिएगा, माइंडफुलनेस की बात है। कहीं हम कुछ निर्णायक तो होने नहीं लगे हैं, कहीं हम लोग अपने विचार जोड़ने तो नहीं लगे हैं। जैसा दिख रहा है एग्जैक्टली जैसा दिख रहा है वैसा प्रेजेंट हो रहे हैं, या अपने अन्य अनुभव और विचारों को जोड़ तो नहीं दे रहे हैं। तो प्रणय भाई आगे बढ़िए, हमारे साथी विचार करते रहेंगे इस मुद्दे पर। जी जी अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न आपके सामने मैंने रख ही दिया था, ध्यान आपका चला ही गया होगा कि इसमें एक व्यक्ति का माइंड फुल है और दूसरा व्यक्ति माइंडफुल है। एक व्यक्ति काम माइंडफुल है और दूसरा व्यक्ति माइंडफुल है। जी थैंक यू, नीचे खिसकाइए, थोड़ा समय बचाएं। हाँ ये कुछ बातें हैं कि हम प्राय वॉन्डर करते रहते हैं, हमारे विचार भटकते रहते हैं, बहुत सारे विचारों में खोए रहते हैं, इसका एहसास तो हमें होता ही रहता है। प्रणय भाई आगे बढ़ते हैं कि कैसे उससे हम माइंडफुल होने लग जाएं। जी तो माइंडफुलनेस है क्या? तो माइंडफुलनेस क्या है उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है आपके सामने, मतलब डेफिनेशन नहीं आई मीन एक स्टेटमेंट है एक व्यक्ति द्वारा, जॉन काबात-जिन द्वारा रखा गया। ठीक है, तो राजेंद्र कुमार जी ने इस दौरान लिखा है आने वाले पल जाने वाले हैं, वर्तमान पल में जिंदगी हो। क्या बात है, तो आपके इन वाक्यों में ही माइंडफुल होने की बात रखी गई है। तो माइंडफुलनेस है क्या? पेइंग अटेंशन इन अ पर्टिकुलर वे on purpose in the present moment non judgmentally। तो ये जो अंडरलाइंड आप देखेंगे कुछ बातें हैं, यदि हमारे दिमाग में फिट हो जाए तो हम एक तरह से समझ जाएं कि माइंडफुलनेस क्या है। पेइंग अटेंशन पर्पसफुली प्रेजेंट मोमेंट में और चीजों को नॉन जजमेंटली देखना है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कुरूप है, ये सुंदर है, ऐसे जजमेंट्स के बिना एक वस्तु को वस्तु रूप में हम देख पाए, एक व्यक्ति को व्यक्ति रूप में देख पाए, एक भाव जो हम तक पहुंच रहा है उसे उसी रूप में देख पाए। देखिए क्या क्या हो पाता है। आगे बढ़ते हैं जी आगे बढ़ते हैं। राइट और रॉन्ग के डिसीजन के बिना एक क्लास में एक हैप्पीनेस के टीचर के लिए बहुत जरूरी है कि नॉन जजमेंटल हो। हमारी अपनी लाइफ में क्या हम नॉन जजमेंटल होकर के चीजों को देख पाते हैं? क्या जब कोई हमसे कुछ शेयर करने आता है उस वक्त हम फटाक से कुछ
कंक्लूजन तक तो नहीं पहुंच जाते कि ये व्यक्ति कह रहा है तो इसी उद्देश्य से कह रहा होगा या इसी नजरिए से कह रहा होगा। यदि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वहां पर हम या तो प्रेजुडिस्ड हैं या जजमेंटल हुए बैठे हैं। इन दोनों से भी फ्री होने में मददगार होता है माइंडफुलनेस। जी आगे बढ़ते हैं प्रणय भाई। तो हमें ध्यान लगाना नहीं है, हमें ध्यान देने की प्रैक्टिस करना है। तो एक्चुअली कई बार एक बात उठती है कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, तो माइंडफुलनेस भी एक तरह का मेडिटेशन है, पर मेडिटेशन के और भी विधाएं हैं और भी रूप हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की प्रैक्टिस करनी, इन 4 बिंदुओं का ध्यान रखते हुए। जी व्हाई माइंडफुलनेस, तो ये जवाब तो छुपा दीजिए भाई साहब, प्रणय भाई, और जरा सा अपने साथियों से कुछ बिंदुओं में लेते हैं। तो आपको क्या लगता है माइंडफुलनेस के क्या क्या लाभ हो सकते हैं यदि कोई व्यक्ति नॉन जजमेंटली चीजों को देखने लग जाए, प्रेजेंट में जीने लग जाए, फोकस्ड होकर के काम करे, अवेयर्ड हो, तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं? जल्दी से आधे से 1 मिनट के अंदर कुछ जवाब आ जाए। वैसे तो सबके सब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं एक ही टाइम पर, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें अलग से वक्त चाहिए। Increase productivity, sometimes situations are not in our control, will be connected. Thank you very much प्रणय भाई, आप आगे पढ़ते चल सकते हैं जो भी जवाब आ रहे हैं। He will achieve his goal more confidently. लंबा जिएगा, okay. लाइफ में बैलेंस रहेगा, अपने कार्य से लगाव होने लगेगा। जी डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव देख पाएंगे। ये एक बड़ा बढ़िया बात रखी है साथी ने, वैसे बातें सारी इंपॉर्टेंट आ रही है। मेरा ध्यान जिसने विशेष रूप से भी खींचा कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देख पाएंगे। जी यानी कई बार हम एक पक्ष को देख करके तय कर लेते हैं कि ये चीज ऐसी है, दूसरे पक्ष को देखे बिना, और तो वहां पर जब तक वो कंप्लीट पिक्चर बनने की बात है वो हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच। जी भाई, एक और है बिल्कुल। जी मनोज भाई। जी जब हम 360 डिग्री एंगल पर देख पाएंगे, यानी कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव देख पाएंगे, तब हम उसको पूर्ण रूप से चीज को समझ पाएंगे। बिल्कुल, और ऐसे में फिर वो रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ हम बढ़ जाएंगे। जी डेफिनेटली साथियों, ऐसा होगा या नहीं होगा? जब भी हम किसी वस्तु के कंप्लीटनेस को, उसके कंप्लीट ऑब्जर्वेशन उसकी कर पाएंगे, तो रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ेंगे, रिलेशंस भी हमारे बेहतर होंगे, ऐसा लगता है। बाकी आप चेक करते चलिए। जी प्रणय भाई आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी शेयर किया। अच्छा लगता है, कम से कम 10-12 रिस्पॉन्सेस हमें हर बार मिल रहे हैं, कई बार उससे ज्यादा भी मिल रहे हैं, तो ये अच्छा लग रहा है। तो बहुत सारे बिंदु जो हैं, क्या क्या लाभ होंगे, ये सारी बातें आप बुक में भी पॉइंट्स बने हुए हैं, आप अपने ऑब्जर्वेशन और अपने रिफ्लेक्शन से भी चीजों को ढूंढ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे प्रणय भाई जी अगले काम की तरफ, क्योंकि ये सारे बिंदु जो हैं कि फोकस्ड हो जाएगा, स्कूल में पढ़ाई में ध्यान देगा बच्चा, है ना? जी भाई जी आ ही गए हैं। जी अविनाश भाई आ ही गए ना? जी बिल्कुल आ गए जी। तो अब इसमें एक बात आई कि ये जो प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस है यूनिवर्सल है। अब यहाँ यूनिवर्सल से हम क्या कहना चाहते हैं, यहाँ थोड़ा सा गौर करने की बात है कि यहाँ किसी धर्म या पंथ के अप्रोच से हट करके साइंटिफिकली चीजों को देखने की कोशिश है। यानी किसी स्पेशल पोस्चर में बैठना या किसी एक अंदाज में कोई चैंटिंग करना, ये सब इसका हिस्सा नहीं है। अब मैं ही क्यों बोलूं कि इसका हिस्सा है या नहीं? यदि आप डेफिनेशन को जो उन्होंने जॉन कबात जी ने दिया, यदि उससे हम गौर करते हैं तो हमें बात स्पष्ट हो जाएगी। वो 4 बिंदु क्या कहते हैं? तो बातें ये है कि वहां पे कोई बंधन नहीं है इस तरह का कि कौन से पोस्चर में आप बैठेंगे, किस तरीके से आप करेंगे। बस ये है कि अब इसीलिए हमारी एक्टिविटीज भी कई तरह की है। ध्यान देकर सुनना, ध्यान देकर देखना, यानी कि देखने पर ध्यान, देखने के मामले में ध्यान देना, सुनने के मामले में ध्यान देना, सांसों पे ध्यान देना, है ना, ऐसे चलने पर ध्यान देना। तो गतिविधियां बहुत सारी हैं। बात यह है कि उस वक्त वो उसी काम पर ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसी में हाँ कोशिश ये भी की कि एज अप्रोप्रिएट हो। सर मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है। जी बिल्कुल बोलिए।
मैं ये पूछना चाहूंगी, अगर कोई बच्चा हमसे क्लास में डिफरेंट उसके होते हैं, रिलीजन के बच्चे होते हैं, लेकिन अगर वो इंसिस्ट करके कहता है कि मैम मुझे ओम कहने से माइंडफुलनेस मिलती है, या कोई बच्चा कहता है कि मैं पर्टिकुलर पोस्चर में बैठ के मुझे माइंडफुलनेस मिलती है, तो क्या उसे अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या लगता है अविनाश भाई? जी अविनाश भाई, क्या लगता है कि हम ये इसका जवाब अपने साथियों से ही थोड़ा रखवा लें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, लेकिन इसे एक दो साथी बोल दें और बाकी चैट पे भी लिख सकते हैं। क्या लगता है जो अभी मनीषिखा जी ने पूछा है प्रश्न, उसका जवाब आपको क्या लगता है कि एक बच्चा ओम करना चाहता है, ओम का उच्चारण, और हम कह रहे हैं कि माइंडफुलनेस हम करा रहे हैं, तो क्या लगता है? स्टूडेंट को फ्रीडम होनी चाहिए जी, और जी, और कोई जवाब? तो अब सवाल ये उठता है कि ओम के उच्चारण के वक्त नरेश कुमार जी बोलना चाहते हैं कुछ। कौन? नरेश कुमार जी। हाँ सर, आप म्यूट करके बात रखिए। नरेश कुमार जी। सर मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा, जैसे मैम ने बोला कि ओम के माध्यम से करना चाहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि मन मन में बच्चा जो भी चाहता है, कुछ भी बोलना चाहता है, अगर वो मन मन में करे तो उसको हम अलाउ कर सकते हैं। जी, आपको ऐसा लगता है? जरा सा हम चाहेंगे कि सुशील भाई भी अपनी बात रखें तो अच्छा लगेगा, कि बोल करके जरा सा कि वो ऐसा जो विचार मन में आया वो उसका एक आधार तो होगा, वो क्या है? जी चलिए, तो मैं थोड़ी सी कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहा हूं और विचार कीजिएगा। कल जब मुलाकात होगी तो आप बताइएगा। माइंडफुलनेस यानी ध्यान देने की क्रिया, ध्यान लगाने के लिए। दूसरा, माइंडफुलनेस के लिए हमने 4 बिंदु रखे थे। प्रेजेंट में जीने के प्रति अवेयर होना, फोकस्ड होना, साथ में चीजों को नॉन जजमेंटली देखने का अभ्यास, है ना? और एक कौन बताएगा? 4 बिंदु थे। पर्पसफुली, किस चीजों को पर्पसफुली देखना। तो जरा सा आप चेक करते चलिएगा कि क्या वहां पे ऐसा कुछ होगा। दूसरी बात, यहाँ पे यूनिवर्सल कहते साथ ही एक बात ये आती है कि क्या इसे किसी धर्म विशेष या पंथ विशेष से जोड़ते साथ ही क्लास में क्या हम इसे यूनिवर्सल कह पाएंगे? तो एक तो जो डेफिनेशन दिया गया या जो माइंडफुलनेस कहा गया वो माइंडफुलनेस की गतिविधि का रूप है या नहीं है, और दूसरा क्लास में कराने के लिए क्या सिचुएशंस होनी चाहिए, को किस तरीके से किया जाना चाहिए, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। कल इसे हम ले लेंगे। अविनाश भाई जी। जी, सीमा रानी जी हमारे मैडम कुछ बोलना चाहती है, अपनी बात रखना चाहती है। सीमा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए प्लीज। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। बहुत जल्दी अपनी बात रखूंगी क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है शायद। सर मैं बस ये रखना चाह रही थी इसमें कि हमें बच्चों को यही सिखाना है कि माइंडफुलनेस जो है वो ओम में ही सीमित नहीं है, किसी चैंटिंग में ही सीमित नहीं है, किसी पर्टिकुलर पोस्चर में ही नहीं है, और हमें क्लास में एक रूपता रखने के लिए एक ही पैटर्न पे सबको लेके चलना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूंगा सीमा दीदी, कि एक बात गौर कीजिए ना, जब आप कह रहे होंगे कि बच्चों जरा बताओ इस चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, क्या वहां चैंटिंग का मामला आएगा? जब आप दूसरी एक्टिविटी करा रहे होंगे कि बच्चों वातावरण से जो आवाजें आ रही है उसे सुनिए, वहां चैंटिंग का मामला क्या आ पाएगा? तो जब वो गाइडेड तरीके से जब वो कर रहे होंगे तो शायद ये प्रश्न कम ही बार निकले। एक्चुअली ये प्रश्न किन क्लासेस में निकलने की संभावनाएं बढ़ती हैं जहां पर बच्चों को आंख बंद करके सीधे बिठा दिया गया, तो वहां इस तरह के प्रश्न आने की संभावना कि ठीक है आंख बंद करके बैठना ही है तो अब हम क्या करें। तो बच्चा कई बार ऐसे प्रश्न कर सकता है जैसा मैं कल्पना कर पा रहा हूँ। तो जब हम गाइडेड तरीके से माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कराएंगे तो ऐसे प्रश्न धीरे धीरे अपने आप ही छट जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी इस पे हम और भी चर्चा आने वाले वक्त में कर ही सकते हैं। जी बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्योंकि 4:30 हो चुके हैं। वक्त आपके हिसाब से तो निर्धारित वक्त तो पूरा हो चुका है, पर जल्दी से हम क्लोज करने की तरफ बढ़ेंगे।
तो एक माइंडफुलनेस की एक्टिविटी कराई जाए क्या मंगला भाई? मुझे लगता है भाई जी एक शुरू में हो चुकी है, एक माइंडफुलनेस सीइंग हो चुकी है, एक हम चेकआउट भी करेंगे। तो इसलिए हमें ये प्रश्न ले लेते हैं, साथियों के कोई प्रश्न है तो वो ले सकते हैं और इसके डूज एंड डोंट्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी, एक प्रश्न तो रखा गया था और कोई साथी कुछ रखना चाहे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं है प्रश्न, अच्छा है, लोगों के समय बचाएं आज। और कोई प्रश्न होंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल के छोड़ दें, उसे अगली चर्चाओं में हम ले लेंगे। तो अब यहाँ ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसे साधना न समझ लें। बच्चे को घर में पूरी आजादी है, यदि वो ओम का उच्चारण करना चाहे या ईश्वर को किसी भी रूप में याद करना चाहे तो उस तरह की साधना करने की आजादी तो घर में है ही, पर इसे वो साधना के रूप में न ले ले। माइंडफुलनेस की एक्टिविटी को हमारे प्रैक्टिस में वो इस तरीके से आना चाहिए कि बच्चे का ध्यान स्वतः ही उस तरफ चला जाए। दूसरी बात है प्यार, सौहार्द, विनम्रता और मधुर भाषा का प्रयोग तो माइंडफुलनेस के समय तो चाहिए ही, बल्कि तो पूरी क्लास में चाहिए। वातावरण शांत हो, इसलिए कभी भी आप माइंडफुलनेस की एक्टिविटी शुरू कराएं तो पहले बच्चे स्थिर हो जाएं, इसकी कोशिश तो रहे ही। जैसे नोटबुक्स इत्यादि बंद करके रख देना, दूसरी कोई भी गतिविधि वो कर रहे हैं तो उसे एक नॉर्मल पोजीशन में, कंफर्टेबल पोजीशन में आने का जो निर्देश होता है वो वातावरण को सहज और शांत बनाने के उद्देश्य से ही है। और एक और यहाँ प्रस्ताव है, एक बात कही गई है कि शिक्षक भी साथ साथ अभ्यास करें। इसके क्या लाभ होंगे आप चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, आगे हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी कुछ साथी लिख दें और बाकी साथी उन चैट बॉक्स को पढ़ लें, चैट्स पढ़ लें कि आखिर इसके क्या लाभ होंगे टीचर के साथ साथ करने के। और यदि किसी टीचर को उस वक्त लगता है कि नहीं भी मेरी क्लास रेडी नहीं है, यदि मैं भी करने बैठ जाऊं तो कोई दिक्कत आ सकती है, तो क्या वो टीचर कर सकता है, नहीं कर सकता है? तो दो प्रश्न है कि साथ साथ करने के क्या लाभ हैं, और दूसरा कि यदि किसी टीचर को दिक्कत है तो क्या कर सकता है। आप लिखते रहें, साथ में जवाब लोग पढ़ते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं कि ध्यान के अभ्यास से हमारा उद्देश्य विचारों या भावनाओं से दूर होना या उनको दबाना नहीं है। तो कई बार कुछ क्लासेस में ऐसा कुछ वीडियोस शेयर हुए जहां पर कि ये दिखा कि कहा जा रहा था कि देखिए अपने सारे विचारों को, मतलब विचारों से मुक्त हो जाइए, यानी अपने आप में विचारों को छोड़ दीजिए। तो छोड़ दीजिए या मुक्त होइए कहने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या कीजिए वो कहते साथ ही जो छूटना होगा वो छूटता ही चला जाएगा, और ये अभ्यास की ही तो बात है। तो कैसे अपने संवेदनाओं, विचारों, भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं, वहां ले जाना हमारा मकसद है। जी आगे बढ़े प्रणय भाई। तो कोई क्वेश्चन है माइंडफुलनेस से रिलेटेड तो आप पूछ लें। जी तो प्रणय भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यदि आ जाएंगे तो हम ले लेंगे, यदि कोई हैंड रेज हो जाता है तो हम बीच में भी ले लेंगे, और नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो ब्रेकआउट रूम का वक्त है। साथियों आपका अतिरिक्त वक्त लगने वाला है, तो क्या आप लोगों की अनुमति है कि और बस केवल 15 मिनट चाहिए, 10 मिनट ब्रेकआउट रूम के लिए और 5 मिनट जब ब्रेकआउट रूम से बाहर आएंगे तब के लिए। तो अनुमति हो तो हम 15 मिनट ले लें आपका? प्लीज यस टाइप कर दें यदि अनुमति हो तो। प्लीज अविनाश भाई, इसमें भी टाइम आपका लग जाएगा नहीं तो। अविनाश भाई जी इस हमारी मुझे लगता है काफी ठीक बातचीत चली है, तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। क्या क्या है? Why do you think happiness class is needed for children? How is the happiness class helpful to you? How do you see mindfulness helping children? या इस पे ऐसे दो सुनो, हम दो शेयरिंग भी ले सकते हैं यदि आप ऐसा लगता हो। एक तरीका और है जी, तो एक तरीका है। हेलो हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल, तो एक ही दो शेयरिंग यही ले लें क्या प्रणय जी? आपके क्या राय है, यही ले लें शेयरिंग, समय बचा दें अपने साथियों का आज के लिए? सर मतलब दो भी लेंगे तो मान के चलिए 6-7 मिनट तो लगेगा ही, 8 मिनट ऐसे भी लगने वाले हैं। कर ही दें आपको कहना है? जी जी जी, तो जल्दी से कर लेते हैं जी। एक बार आप सवाल पढ़ दें सर, या मैं चैट बॉक्स में लिख दूंगा। हाँ चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, व्हाई डू यू थिंक, और हमारे जो मेंटर साथी हैं उन्हें उसी तरीके से सभी ग्रुप से थोड़ा सा बांट दीजिएगा जी।
जी, हमारे लिए जो चर्चा के प्रश्न हैं, रूम नंबर 1 में जो साथी जाएंगे वो चर्चा करेंगे, व्हाई डू यू थिंक हैप्पीनेस क्लास इज नीडेड फॉर चिल्ड्रन। रूम नंबर 2 में जो जाएंगे साथी, हाउ इज द हैप्पीनेस क्लास हेल्पफुल टू यू। और रूम नंबर 3 वाले चर्चा करेंगे, हाउ डू यू सी माइंडफुलनेस हेल्पिंग चिल्ड्रन। जो चर्चा हुई उसी का रिकैप एक तरह से आप लोगों का छोटे छोटे ग्रुप्स में हो जा रहा है, यही कोशिश है। जी भाई साहब जल्दी से एक ग्रुप बना भाई मतलब हैप्पीनेस क्यों महत्वपूर्ण है, हम एज ए टीचर हम लोगों के लिए हैप्पीनेस क्यों जरूरी है। हाँ सर, बेसिक चीजें तो यही है, अगर हैप्पी नहीं है तो फिर किसी भी काम को करने का फायदा क्या है। अगर इंसान खुशी नहीं है तो वो किसी भी काम को, वो टीचिंग हो, वो सोशल कोई भी वर्क हो, उसको इतने अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएगा जितनी हम उससे अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं। तो इसलिए हैप्पी होना तो बहुत जरूरी है। निकला आपके रूम, प्रश्न बता दीजिएगा हमें। सर नमस्कार, मैं F1 F2 सुंदरनगरी स्कूल से अरुण जी। तो हमारा प्रश्न था वह था कि हम बच्चों को हैप्पीनेस क्यों आवश्यक है, हैप्पीनेस की क्लास या हैप्पीनेस कराना क्यों जरूरी है। तो उसमें बातें जो आई सर निकल के, एक पहली बात तो ये आई कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्लास में अटेंटिव नहीं होते, तो बच्चों को थोड़ा सा अटेंटिव बनाने के लिए वो क्लास में अच्छी तरह से ध्यान दें। उसके लिए जरूरी है कि वो हैप्पीनेस क्लास कराए जाए, जिससे बच्चे जब रिपीटेडली इस काम को करते हैं तो वो अटेंटिव होना शुरू हो जाते हैं, उनके हैबिट में आ जाती हैं चीज़ों को ध्यान से देखने और ध्यान देने में, और वो उस चीज़ को ले पाते हैं। फिर आधे से आगे मैडम ने बताया कि जब सैटरडे जो क्लास होती है विचारों के व्यक्ति, उसमें बच्चे पहले क्या होता था कि एक दो बच्चा होशियार बच्चा ही रेस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन जब से हैप्पीनेस क्लासें होनी स्टार्ट हुई तो लगभग सभी बच्चों के रेस्पॉन्स आने शुरू हो गए और सभी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे। इवन टीचरों में भी चेंज आया हैप्पीनेस क्लास की वजह से, वो भी उनमें भी कुछ पॉजिटिव वाइब्रेंट क्रिएट हुए और उन्हें भी मतलब उससे लाभ हुआ। इसके अलावा अलका मैडम ने भी बताया कि जब प्राइमरी से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में बच्चे आते हैं तो सडन चेंज ऑफ एनवायरनमेंट होता है, तो उस एनवायरनमेंट में बच्चे किस तरह से एक दूसरे के साथ एक अच्छा कोरिलेशन क्रिएट कर सकते हैं आपस में, वो हैप्पीनेस के थ्रू किया जा सकता है और वो बहुत जल्दी माहौल में ढल जाते हैं हैप्पीनेस की वजह से। लास्ट में नेहा मैडम जी ने बताया कि भाई बच्चे जब हैप्पीनेस क्लास करते हैं तो वो अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं, इसलिए हैप्पीनेस क्लास जरूरी है इन स्कूलों में। थैंक यू सर। जी अरुण सर, बहुत अच्छे से आपने सभी की बातों को प्रेजेंट किया यहाँ पर कि बच्चे अटेंटिव हो जाते हैं, एक्सप्रेशन उनके बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं रहता कि एक दो बच्चे ही बोलते हैं, बच्चों में कोरिलेशन बढ़ जाता है और उनकी प्रेजेंटेशन भी आने लग जाती है। बहुत अच्छे से अपने ग्रुप के सभी के विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके ग्रुप का भी, यानी कि आपके रूम के जो मेंबर्स थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम लोगों से मतलब 2-1 लोग जो जुड़ पाए उनसे जो निष्कर्ष निकला कि जब हम खुद, हमारी मनस्थिति खुद ठीक होती है तो हम बेहतर मतलब कि वातावरण निर्माण कर पाते हैं, हम अपना बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं, चाहे वो टीचिंग हो या कोई भी जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। तो एक कंसेंसस बना हमारे ग्रुप में कि अगर मुझे विचार की क्लैरिटी है, मुझमें कॉन्फ्लिक्ट का अभाव है, तो वो हमारे मतलब के साथ हमारे कार्य में भी वो दिखता है और वो हमारे जो है विचार में भी दिखता है, वो हमारे आचरण में भी दिखता है। तो हैप्पीनेस ने इस क्लैरिटी को स्थापित करने में, कॉन्फ्लिक्ट को हटाने में बहुत हद तक मदद किया है इसने, जिसकी वजह से मतलब कि बच्चों में भी मतलब कि थोड़ा परिवर्तन है और टीचर्स में भी परिवर्तन है, और ये परिवर्तन एटलीस्ट जो है कुछ न कुछ मतलब कि सुखद परिणाम ला रहा है। बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सुशील जी, आपने अपने जो रूम था उसका डिस्कशन यहाँ पर रखा। तो मैं इसको ऐसे जोड़ पा रहा हूँ कि सुना हुआ सुनाने के काम आता है और समझा हुआ जीने के काम आता है। तो यदि एक टीचर समझदार होगा, यदि टीचर इसको समझेगा और हैप्पी होगा तो वही वो फैलाएगा। जो मेरे पास स्वयं के पास है वही मैं दूसरों को दे सकता हूँ, जो मेरे पास नहीं है वो मैं नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो यदि मैं हैप्पी हूँ तो हैप्पीनेस फैलाऊंगा, हैप्पी दूसरों को करूंगा। यदि मैं दुखी हूँ तो दुख फैलाऊंगा, दुखी दूसरे को करूंगा। जी बढ़िया जी,
बहुत बढ़िया। और नॉन कॉन्फ्लिक्ट स्टेट होगी तो वो अच्छे से अपने काम को अंजाम दे सकेगा और अपना एक वातावरण का निर्माण कर सकेगा। तो अब बारी आती है हमारे अंतिम रूम की, रूम नंबर 3, जो कि शीतल जी जिसको फैसिलिटेट कर रही थी। शीतल जी बताइए कौन रखेगा अपनी बात, या अपनी स्वेच्छा से अपनी बात रख दे साथी? सर आप कहो तो मैं रख दूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे आप रख ही रहे थे जब आप बोल रहे थे उस टाइम, तो ग्रुप में ही थे आप बड़े वाले, पर आप रख दीजिए लेकिन शॉर्ट में। बिल्कुल शॉर्ट में सर, बिल्कुल शॉर्ट में रखना है। हमारे जो रूम का क्वेश्चन था, हाउ डू वी सी माइंडफुलनेस हेल्पिंग चिल्ड्रन, तो बहुत कम शब्दों में समय को देखते हुए मैं रखती हूँ। माइंडफुलनेस से हमारे यहाँ जो डिस्कशन हुआ, सभी ने अधिकतर पार्टिसिपेट किया। कुछ चीजें निकल के आई कि एक तो बच्चे फोकस्ड हो रहे हैं और बच्चों की एनर्जी पूरा दिन सारे पीरियड्स के लिए लगातार बनी हुई है और बच्चे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं और टीचर उनके साथ माइंडफुलनेस करते हैं तो टीचर के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी उनकी हो रही है। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपने तो बहुत लिमिटेड शब्द में सारी बात रख दी। तो बच्चे फोकस्ड हो रहे हैं, एनर्जी उनकी बनी हुई है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है और कनेक्टेड हो रहे हैं, सब कुछ रख दिया आपने, बहुत बढ़िया। सर एक पॉइंट में जोड़ना चाहूंगी, बस एक पॉइंट। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल जी, स्वागत है आपका। सर मैं एक्चुअली स्पेशल एजुकेशन टीचर भी हूँ और मेरे यहाँ एक स्पीच इम्पेयरमेंट का बच्चा था जिसको मैं चाहती थी कि एक ऐसा वातावरण मिले जहाँ पे वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए बिना हिचक के किसी, जो कि मेरे रिसोर्स रूम में एक दो जनों के बीच नहीं मतलब मिलता तो था लेकिन सबके बीच वाला नहीं मिल पा रहा था। तो सैटरडे को जो अभिव्यक्ति वाला रोल होता है उससे उसको एक एड ऑन मिल गया कि वो सबके बीच में बोलना शुरू कर दिया सर उसने। स्पीच इम्पेयरमेंट उसका रिड्यूस हो गया और मुझे ये मतलब हैप्पीनेस के थ्रू मिला। मुझे हैप्पीनेस की जो अभिव्यक्ति होती है वो उसके लिए बहुत यूजफुल रही सर। और बहुत सुंदर प्रस्तुति रही सभी की। तो इस सेशन को हम ओवर करते हैं, खत्म करते हैं। अभी हम रुके रहेंगे 1 मिनट, हम जो है चेक आउट माइंडफुल एक्टिविटी करेंगे। उससे पहले मैं सभी का एक बार धन्यवाद कर दूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप सब जुड़े रहे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि आप समय ओवर होने के बाद भी, आधा घंटा ऊपर हो चुका है लगभग, लेकिन किसी साथी की कोई शिकायत नहीं है किसी भी प्रकार की। तो ये हमारे लिए अचीवमेंट भी है और बहुत खुशी के पल भी हैं। और मेरे कोमेंटर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अल्पना मैम है, उनका भी बहुत धन्यवाद। और प्रणय जी का तो बहुत धन्यवाद, वो हमारे साथ लगे रहते हैं हमेशा। तो एक मिनट के लिए हम माइंडफुलनेस करेंगे, चेकआउट एक्टिविटी। एक गहरी लंबी श्वास भरें, धीरे धीरे उसे छोड़ें, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी हो तो बेहतर है। एक स्थिति होती है शांत चित्त से बैठना, बिल्कुल शांत मन से बैठें। और जो आज हमारी एक्टिविटीज हुई हैं, जो हमारा सेशन चला है, तो आप उसके बारे में भी विचार कर सकते हैं, नहीं तो हम शांत बैठ सकते हैं आराम से। जब भी आप कंफर्टेबल महसूस करें, धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।